धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि वो और आते रहेंगे। इसमें मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ, चुप हो जाऊंगा क्योंकि बहुत नॉइजी जगह में हूँ, मैं भोपाल में हूँ, तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाह रहा था। और सब लोग जो जुड़े हैं, काफी सारे तो जुड़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में आप चालू करोगे काफी जल्दी, लेकिन उससे पहले मैं बीच में बोल रहा था। शुक्रिया निखिल जी। अस्मी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ नैन्सी, मुझे लगता है हम शुरू करते हैं। ठीक है। एक मिनट। जिंदाबाद सभी को। मेरा नाम नैन्सी है और मैं जन सरोकार और जन आवाज दोनों के साथ जुड़ी हूँ। आज की जो पहली चर्चा है वो एक सीरीज होगी चर्चा की बजट के ऊपर, उसमें से सबसे पहली चर्चा है और इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं बजट की प्रक्रिया की, बजट कैसे बनता है और उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं नीलाचल जी जो कि CBGA से हैं और निसार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो बजट की प्रक्रिया पे बात करेंगे। और ये इस सीरीज में पहली चर्चा है। इसके बाद हम आने वाले अगले कुछ दिनों में नरेगा, राशन, पेंशन, कृषि, इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके लिए हम आपको पहले से बताते रहेंगे कि किन बातों पे कब चर्चाएं होंगी और कौन से स्पीकर्स होंगे हमारे साथ। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि आज के स्पीकर्स है नीलाचल आचार्य जी जो सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के साथ है और निसार अहमद जी जो बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट के साथ है। और जो आज के हमारे मॉडरेटर हैं वो मुकेश हैं जो कि SR अभियान, MKSS जैसे अभियान जैसे कैंपेन से जुड़े हैं और नरेगा, राशन, पेंशन के मुद्दों पे भी काम करते हैं। तो मुकेश, आप यहाँ से आप प्लीज शुरू कर दीजिए। तो बहुत धन्यवाद नैन्सी। जैसा आपने बताया, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और ये वैसे बहुत मुझे लगता है कि ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। चाहे हम हमारे मुद्दे में हमारी बहुत समझ रखते हैं, दिन रात उसके साथ लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और ये जो बजट है वो कितना प्रभाव हमारे मुद्दे पर रखता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे राशन का कर रहे हो, पेंशन का कर रहे हो, नरेगा का कर रहे हो, स्वास्थ्य का कर रहे हो, चाहे हम मजदूरों के साथ जुड़े हैं, चाहे किसानों के साथ जुड़े हैं, किसी भी जो देश में चाहे किसी भी तरीके का समूह है, उन सब पे बजट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो वो आज हम समझेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि बजट बनता कैसे है, बजट की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हमारे साथ दो साथी जुड़े हैं आज इस सब पे बातचीत रखने के लिए। तो पहले मैं हमारे साथ में निसार अहमद जी हैं। निसार अहमद जी का मैं एक बार परिचय दे देता हूँ। निसार जी ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, JNU जिसको कहते हैं, वहाँ से पढ़ाई की है। और उसके बाद में मतलब उन्होंने उनका रिसर्च भी PhD भी की। उसके बाद वो आस्था से जुड़े। शुरुआत में आस्था के बाद फिर ये बजट अध्ययन केंद्र राजस्थान और आजकल जो बजट अध्ययन केंद्र ट्रस्ट है उसके निदेशक हैं। बहुत लंबे समय से राजस्थान में लगभग 15 सालों से या 18 सालों से बजट को कैसे जिनकी जिंदगी प्रभावित करता है उसको सरल भाषा में कैसे लोगों को समझाएं, वो एक प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सरकार तक कैसे लोगों के सुझाव पहुंचे, अलग अलग तरीके से कंसल्टेशन करके, मीटिंग करके, अलग अलग तरीके की चीजें करके निसार अहमद जी यहाँ राजस्थान में जयपुर में काम करते हैं। तो ये निसार जी, बहुत अनुभव है निसार जी का। और उसी तरीके से जो नीलाचल जी हैं, नीलाचल जी पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं। और नीलाचल जी ने भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, रिसर्च किया है। और उनका एक तरीके से अंग्रेजी में उसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं कि जो लोक वित्त है, कह सकते हैं कि जो सरकारी एक तरीके से खजाना है,
उस सरकारी खजाने का किस तरीके से खर्च हो रहा है, किस तरीके से उसमें पैसा आ रहा है, उस सब का उनका बहुत लंबा अनुभव रहा है रिसर्च का, नीलाचल जी का। और ये भी एक तरीके से बजट को, क्योंकि बजट बहुत ऐसा कागज रहा लंबे समय तक लोगों की समझ से बाहर, अभी भी मुझे लगता है कि काफी बाहर ही है, अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वो भी ये प्रयास में है कि कैसे सरकार की पूरी आमदनी और खर्चे को लोग समझें, उस पर सवाल उठाएं और सवाल पूछें, उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी संस्था है, उसके रिसर्च डायरेक्टर हैं और 22 सालों से जुड़े हुए हैं रिसर्च के काम से। तो बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं दोनों, और हिंदी में ही दोनों बातचीत करेंगे। तो हमारे लिए एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर इस तरीके के विषयों पे अंग्रेजी में बात रखने वाले साथी ज्यादा होते हैं, लेकिन आज ये बातचीत हिंदी में होगी। तो मैं अब और कोई ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं निसार जी से निवेदन करूंगा कि निसार जी, आपका यदि चेहरा भी हम देख सकते हैं, अच्छा आपका कैमरा चालू कर लें। और ये पूरा बजट बनने की प्रक्रिया राजस्थान एक स्टेट की, और उसके बाद हम केंद्र का पूरा बजट और उसकी प्रक्रिया के बारे में नीलाचल जी से समझेंगे। तो निसार जी अभी अपनी बात रखेंगे। निसार जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, और सभी साथियों को धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी। तो मैं जैसे आपने कहा था 15 मिनट, लगभग 15-17 मिनट का समय है, तो मैं कोशिश करूंगा 15-17 मिनट में ही बात खत्म करने का। तो मैं बात थोड़ा सा शुरू करना चाहता हूं पंचायत से, कि आप सभी साथी जैसा कि जानते हैं कि पंचायतों की अगर हम इस तरह से देखें विकास का जो कार्य है, उसमें 3 प्रकार की भूमिका होती है। एक तो ये होती है कि पंचायत का खुद अपना बजट होता है, उनके अकाउंट में पैसे होते हैं उनके नाम के, और उस पैसे से उनको योजना बनानी होती है, विकास की योजना, और उसको लागू करना होता है। तो पूरा जीपीडीपी बनाते हैं और लागू करते हैं। दूसरा उनका जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की, जिसमें उनकी भूमिका होती है कि वो लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करते हैं कि किस लाभार्थी को इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और कुछ हद तक उन योजनाओं की भी निगरानी का भी उनका काम रहता है। और तीसरा रहता है, कुछ ऐसे काम हैं जिनमें उनको सिर्फ निगरानी की भूमिका रहती है। तो ये 3 तरह से हम उनके काम को भी समझ सकते हैं। तो जो उनका जो पहला बात है कि उनको प्लान बनाना होता है, जो उनके पास पैसे आते हैं उसके लिए, तो उसके बारे में 1 मिनट में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कि उसमें उनके आय के स्रोत जो हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक उनकी अपनी आय हो सकती है, निजी आय, क्योंकि उनको कर लगाने का भी अधिकार है, और उनके कुछ अपने संपत्ति वगैरह हो सकते हैं, जैसे किराया वगैरह आता हो, तो उनकी अपनी निजी आय हो सकती है। दूसरी उनको आय होती है जो राज्य सरकार से उनको ग्रांट मिलता है, और तीसरा जो है आय है वो केंद्र सरकार से उनको ग्रांट मिलता है, राज्य सरकार से होते हुए, राज्य सरकार के पास आएगा फिर केंद्र के पास जाएगा। और एक प्रकार की जो तो ये जो दोनों तरह के ग्रांट हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ग्रांट है उसको राज्य वित्त आयोग के पैसे, आमतौर पे स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आता है उसको पंचायतें उस तरह से समझती है, और केंद्र वित्त आयोग से जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार का ग्रांट। और तीसरा जो कुछ योजनाएं जो उनको लागू कर रहे हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उन योजनाओं में एक सबसे मुख्य जो है वो नरेगा है, जिस पे उनको काफी हद तक एक रहता है कि ये एक उनके पास पैसे आते हैं इसके, तो ये कुछ उनके आय के स्रोत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका अपना आय का जो निजी आय है वो बहुत कम है, टैक्स बहुत कम लगाते हैं, उनकी अपनी निजी आय बहुत कम होती है। जो उनको अनुदान मिलता है ग्रांट राज्य सरकार से, राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों के तहत, और केंद्र सरकार से केंद्र वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, वो पैसा एक अमाउंट आता है जिसपे उनको काफी हद तक
गाइडलाइन उसका ये कहता है कि वो अपने हिसाब से उसके फैसले कर सकते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें भी शर्तें होती हैं। और तीसरा जो आता है उसमें कोई उनको छूट नहीं होती है कि उसका कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं इसलिए ये बात बोला कि पूरी तरह से जो पंचायत का जो विकास कार्य है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट पे निर्भर है। तो ये बात हाईलाइट करने के लिए ही मैं ये बात कर रहा था। अब हम आते हैं राज्य सरकार पे। तो राज्य सरकार की बजट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आते हैं 1 मिनट के बाद। उसके पहले राज्य सरकार के आय के क्या स्रोत हैं, ये थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो राज्य सरकार के आय के स्रोत हैं कि राज्य सरकार अपने टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार बहुत सारे टैक्सेस लगाती है और राज्य सरकार भी टैक्सेस लगाती है। तो राज्य सरकार जो टैक्स लगा रही है वो टैक्स तो उसके अपने पास रह ही गया सारा का सारा, वो उसका ओन टैक्स स्व कर राजस्व हो गया कि अपने टैक्स से लगाए हुए टैक्स से वो कितना पैसा कलेक्ट कर पाते हैं। उसका उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका उदाहरण है जो वैट अभी बचा रह गया है 1-2 चीजों पे जो सरकार लगा रही है वैट, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ पे राज्य सरकारें लगा रही हैं वो, और जो वो एक्साइज जो आबकारी जिसको बोलते हैं शराब वाला टैक्स वो, और जमीन की खरीद बिक्री, मतलब जमीन पे भी टैक्स लगता है और जमीन की खरीद बिक्री पे स्टैंप ड्यूटी लगता है। इनसे जो आय होता है वो, ये कुछ उदाहरण है जो राज्य सरकार की अपनी आय के उदाहरण है। दूसरा उनका आय का स्रोत है केंद्र सरकार जो टैक्स लगा रही है उसमें उनको हिस्सा मिलता है। तो केंद्रीय करों में हिस्सा, वो हिस्सा कितना मिलेगा ये बताता है केंद्रीय वित्त आयोग। जैसे राज्य वित्त आयोग बताता है कि पंचायत को और शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार अपनी कमाई में से कितना दे, उसी तरह से केंद्र वित्त आयोग ये बताता है कि केंद्र सरकार अपनी बजट अपने टैक्स कलेक्शन में से कितना हिस्सा राज्यों को दे। तो अभी जो बना हुआ है नियम उसके हिसाब से 15वां वित्त आयोग जो बना रखा है 41% जो पैसे हैं उसको उनमें बांटा जाता है तो राज्यों में। तो ये उनका एक स्रोत हो गया उनके आय का बड़ा। तो ये 2 बड़े स्रोत हैं और बाकी कर्ज वर्ज लेना, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, कुछ जो कैपिटल मतलब पूंजीगत आय होती है जिसमें मुख्य होता है कर्ज। तो ये होता है। तो ये पैसे जब उनके पास एक अनुमान होता है कि हमारे पास ये पैसे इतने हैं, इस अनुमान से वो बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है सितंबर में। मैं एक ये हम लोग का एक बार्क का एक प्रेजेंटेशन है, बार्क का एक पब्लिकेशन है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको, हाँ ये हो रहा है प्रेजेंट, तो वो उसको थोड़ा सा मैं दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ये प्रक्रिया जो शुरू होती है ये सितंबर में शुरू होती है। इसके पहले प्रक्रिया में जाने से पहले हम लोग अगर ये वाला एक चार्ट देख लें, ये सही दिख रहा है आप लोग को कि थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है? देख सकते हैं देख सकते हैं ना? हाँ, हाँ देखिए ये है बजट साइकिल, जो बजट बनाने की प्रक्रिया। तो ये जो पहला आप देख रहे हैं, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, थोड़ा नीचे अगर करें तो, क्योंकि ऊपर की चीजें दिख नहीं रही हैं, थोड़ा स्क्रीन में शायद बड़ा हो गया है और मोबाइल वाले साथियों के लिए थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत होता होगा। हाँ सॉरी। तो हाँ अब ये पढ़ने लायक है ना जी। तो ये जो है साइकिल, तो इसमें ये पहला ये जो नीला जैसा दिख रहा है बजट निर्माण, बजट बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे है कि बजट को बनाते हैं वित्त विभाग, दूसरे विभाग पूरी चर्चा करके बातचीत करके बजट बनाते हैं। दूसरा है जो हमें सबसे ज्यादा जिस पे हमारी नजर रहती है और जो हमारे सामने दिखता है वो है बजट का अधिनियमन, उसको कानूनी रूप देना, उसको विधानसभा में पारित करना। तो विधानसभा में वो बजट रखा जाएगा, जैसे इस साल 10 फरवरी को रखा जाएगा, और रखे जाने के बाद उस पर चर्चा होगी। कई बार विषयवार चर्चा होती है कि किस विषय पे आज चर्चा है, ऐसे करके चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बात उसमें रखते हैं, अपना सुझाव देते हैं कई बार अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। और उसके बाद उस प्रक्रिया में ये होता है कि फिर बाद में वो बजट एक दिन अंतिम दिन चर्चा के
बहस होने के बाद वोटिंग करके उसमें वोट करके और पारित कर दिया जाता है। पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय का अगर उस पर अनुमोदन हो गया तो बजट पारित हो गया, पास हो गया, लागू हो गया। ये प्रक्रिया, ये जैसे कि मैंने कहा, ये पहला बजट बनाने का प्रक्रिया सितंबर में शुरू होती है, लगभग जनवरी तक चलती है, और अब ये प्रक्रिया, बजट पास करने की प्रक्रिया फरवरी महीने में, जैसे कि आप जानते हैं, खत्म हो जाती है करके। उसके बाद आता है इसका क्रियान्वयन का और इसका ऑडिट का। क्रियान्वयन का और ऑडिट का बात आज हम लोग शायद नहीं उतना करने जा रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा इस पर नहीं करूंगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्रियान्वयन की बात को आप काफी हद तक जानते हैं, क्योंकि आप उससे रोजाना जूझते भी हैं, रोजाना आप उसको एक तरह से उसका सामना करते हैं। आप अच्छे क्रियान्वयन की प्रक्रिया को ही लागू करने के लिए लगे रहते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी देखते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो बजट निर्माण की प्रक्रिया जो है, इस पे हम लोगों को आज, ऐसा मुकेश बोल रहे हैं और आप शुरू से ही, निखिल ने भी कहा कि इस पे थोड़ा हमें बात करनी चाहिए। और क्यों ये कैसे, जैसा कि मैंने पंचायत से बताया कि पंचायत कैसे राज्य और केंद्र सरकारों के बजट से जुड़ा हुआ है, पंचायत का बजट और पंचायत का आयोजना, उसी तरह से इस पूरी प्रक्रिया में क्या कहीं पे जिला का, कोई जिला लेवल पे कोई रोल है, किसी की कोई भूमिका है, तो ये देखते हैं। तो ये सितंबर नवंबर में शुरू होती है प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया में सबसे पहली चीज ये होती है कि एक वित्त विभाग जो है, सभी विभागों को अगले वित्त वर्ष के लिए, जाहिर है जब ये सितंबर में चल रहा है तब ये कहा जाता है कि अगले वित्त वर्ष के लिए आप बजट बना रहे हो ना, तो अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान तथा चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने के लिए निर्देश देते हैं। वो एक लेटर निकालते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसको बोलते हैं, बजट परिपत्र, बजट सर्कुलर। वो बजट सर्कुलर निकलता है और सभी डिपार्टमेंट्स को जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि आप अब बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए अपने अपने विभाग की। और उसके बाद ये काम जब वो चला जाता है, जब वो लेटर जाता है, तब ये काम इसकी फॉर्मली एक शुरू हो जाता है, बजट बनाने का काम। और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुछ हद तक दिसंबर में ये सब चल रहा होता है कि बजट अनुमान निर्धारित करते हैं, और एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, उस पर उनको अपलोड करना होता है। और उसको विभागाध्यक्ष, तो बजट जो अलग अलग सभी विभागों में एक बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं और विभाग के हेड होते हैं, वो लोग इसको वेटिंग करते हैं और ये प्रशासनिक विभागों को भेज देते हैं। मतलब जो छोटे विभाग हैं एक विभाग के अंदर, वो बना के और अब प्रशासनिक विभाग को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को भेज देते हैं, और उसके बाद ये वित्त विभाग को अंतिम रूप से संकलित करने के लिए भिजवाए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया उस समय चल रही होती है अलग अलग विभागों में, और वो विभागों में बनाते हैं। और अब आप कहिएगा किस आधार पे वो बनाते हैं, तो उनके 2-3 आधार होते हैं। एक तो ये होता है कि जो पिछले साल इन हेड्स में कितना पैसा रखा गया था और उनका अभी तक क्या स्थिति है। जब वो बजट बनाने बैठे हैं, जैसे पिछले साल मतलब इस साल, जब मान लीजिए कि 23-24 का जब बजट बन रहा था, तो 22-23 में बन रहा था, तो 22-23 के बजट में इसमें कितना पैसा रखा गया था इस हेड में, और सितंबर में या अक्टूबर में, नवंबर में जब वो बजट बनाया जा रहा है, तब उसमें कितना खर्च हो चुका है, क्या हो चुका है, मांग पहले से ज्यादा है, कम है, जरूरत, वो सारे अनुमान उस टाइम पे लगाए जाते हैं। और उसके आधार पे वो एक अपना बनाते हैं और देते हैं। और ये भी उसी टाइम बताते हैं कि इस साल मतलब 22-23 में जो हमने बजट रखा था, उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत है क्या, वो भी बताते हैं, और 23-24 का बजट अनुमान बताते हैं। अब वो क्या होता है कि सभी विभागों में एक बजट फाइनलाइजेशन कमेटी बनी होती है, एक या एक से ज्यादा। तो बजट फाइनलाइजेशन कमेटी मतलब उसमें वही विभाग के अधिकारी ही होते हैं। उनका काम होता है कि वो वित्त विभाग के साथ चर्चा करते हैं। जब वित्त विभाग के पास वो चला गया तो वित्त विभाग उनको बारी बारी से बुलाता है, आज इस पे चर्चा करते हैं, कल उस पे चर्चा करते हैं, ऐसे करके मीटिंगों का दौर चलता रहता है वित्त विभाग में। और उसमें वो डिस्कशन करके एक अंतिम रूप देते हैं। वो उनसे पूछते हैं, आपने पिछले साल से कम या ज्यादा पैसा क्यों मांगा, ये नया हेड लगाया तो क्यों लगाया, इसका क्या है। तो ये वो उनको बताते हैं, अपना जो भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम इस आधार पे ये बात बोल रहे हैं कि हमें ये पैसे की जरूरत इतना है, कम है, ज्यादा है। तो इस प्रकार से नवंबर दिसंबर में वित्त विभाग उनसे पूरी चर्चा करके और एक तरह से अंतिम रूप देने लगता है उन बजटों को। तो ये प्रक्रिया चल रही होती है अंदर। और बाहर क्या प्रक्रिया चल रही होती है, बाहर प्रक्रिया ये चल रही होती है कि जैसे
जो जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय एक मीटिंगों का सिलसिला शुरू करते हैं। वो वित्त विभाग के साथ मिलके ही, जाहिर है, अलग अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप से, उसमें सिर्फ एनजीओ नहीं है सिविल सोसाइटी ग्रुप में, उसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप में एनजीओ, सिविल सोसाइटी में खाली एनजीओ नहीं है, एनजीओ से भी बात करते हैं वो। कई बार वो किसान, कई बार नहीं, हर बार किसान के संगठन जो होते हैं किसानों के, उनसे बात करते हैं। वो कई बार बात करते हैं जो मजदूरों के संगठन है उनसे, और फिर उनके पास खुद भी जाते हैं अपने आप बहुत सारे ग्रुप प्रोएक्टिवली, जिसमें काफी सारे ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं जो इंडस्ट्री के एसोसिएशन हैं, जो अलग अलग उद्योगों के एसोसिएशन है, जैसे माइन ओनर्स एसोसिएशन, जैसे रियल एस्टेट के लोग, जैसे ज्वेलरी एसोसिएशन। कभी बुलाया जाता है उनको, और जिनको नहीं बुलाया जाता वो खुद पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं CII उसका राज्य का, फिक्की है, एसोचैम है, ये सारे राज्य उद्योगों के अलग अलग समूह बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, राज्य स्तर के भी हैं, केंद्र स्तर के भी हैं, जिनका राज्य में अपना एक शाखा है, तो उनसे भी वो चर्चा करते रहते हैं। इसको भी इसी पुस्तक में हम लोगों ने आगे इस प्रक्रिया को पकड़ने का कोशिश किया है। ये पुस्तक आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, मैं अभी लिंक दे दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम लोग इसको देखते हैं कि ये पार्टिसिपेशन सिविल सोसाइटी का कैसे इसमें होता है। हाँ, तो ये बजट आकलन और जब तैयारी चल रही होती है तो बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित की जाती हैं, और हम भी अपने तरफ से, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, बार्क भी कई बार इसमें लीड लेता है, जब बिना बुलाए वो खुद अपनी मीटिंग करते हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपस में मीटिंग करके चर्चा करके अलग अलग विषयों पे अपने सुझाव मांग तैयार करते हैं और विभागों को दे सकते हैं। तो वो एक हम प्रोएक्टिवली अपने तरफ से वॉलंटरी भी कर सकते हैं, और दूसरा सरकार भी बुलाती है कि आप आइए और हमसे, जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त विभाग मिलके ये आप बैठकों का दौर एक जारी रखते हैं और बैठकें होती रहती हैं। उसके अलावा अभी शुरू हुआ है 3-4 सालों से कि ऑनलाइन मंगवाने लगे हैं वो सुझाव, तो ऑनलाइन भी सुझाव वित्त विभाग एक ओपन करता है और सुझाव मंगवाता है। तो ये सारा जब बजट बन रहा होता है, उधर अंदर जब वो प्रक्रिया मैंने बताया वो चल रही होती है कि बजट अलग अलग विभाग के, वित्त विभाग से अपना बजट जो उन्होंने मांगा है उसको वो कोशिश करते हैं कि उनको मिल जाए, और वित्त विभाग उनसे जस्टिफिकेशन पूछता है, वित्त विभाग को सही लगता है जितना उतना उनको अलॉट करने की कोशिश करता है, और इस तरह के एक अंदर प्रक्रिया चल रही होती है। और बाहर ये प्रक्रिया मतलब एक दूसरे स्तर पे, बाहर तो नहीं बोलेंगे, ये भी अंदर ही चल रहा होता है काफी हद तक। इसको भी मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग और अलग अलग विभागों में लोग जा जाके अपना ज्ञापन दे सकते हैं, देते हैं, तो वो वॉलंटरी कर सकते हैं, और सरकार भी कुछ लोगों को बुला के मीटिंग करती है। तो ये प्रक्रिया चल रही होती है, और इन प्रक्रिया के आधार पे सरकार तय करती है कि उसको कैसे बजट बनाना है। लेकिन ये प्रक्रिया के आधार पे सरकार, वित्त विभाग को और चीजें भी कंसीडर करनी होती हैं। एक तो ये कंसीडर कर रहे हैं वो कि विभाग कितने पैसे मांग रहे हैं, एक ये कंसीडर कर सकते हैं वो कि बाहर के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग अलग अलग जो आ रहे हैं हमारे पास, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उनको ये भी कंसीडर करना होता है कि हमारे पास केंद्र से कितना आएगा, हमारे पास टैक्स कलेक्शन का क्या स्थिति रहेगा अगले साल, इस साल क्या स्थिति है। हमने इस साल जितना सोचा था कि हमारा टैक्स कलेक्शन होगा, वो उसी गति से उतना हो रहा है। दिसंबर तक जितना होना चाहिए था उतना हो गया है, नवंबर तक जितना होना चाहिए था, ये भी उनको ध्यान में रखना होता है। केंद्र सरकार से जो ट्रांसफर आ रहा है इस साल, वो वैसे आ रहा है जैसे हमने अनुमानित किया था, उसमें तेजी है, उसमें धीमा हो गया है, क्या हो रहा है, ये भी उनको ध्यान में रखना होता है आने वाले वर्ष के लिए। फिर उनको एक और चीज ध्यान में रखना होता है आने वाले वर्ष का, वो ध्यान में रखना होता है कि आर्थिक जो स्थिति है राज्य की और देश की, वो कैसी है, आर्थिक वृद्धि की दर क्या रहेगी, किस रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उससे अनुमान लगेगा कि टैक्स कलेक्शन का रेट क्या चलेगा, टैक्स कितना कलेक्ट हो पाएगा। तो ये भी उनको ध्यान रखना होता है बजट बनाते समय। यही पूरी प्रक्रिया है जिसको अभी कुछ देर पहले मुकेश बोल रहे थे, पब्लिक फाइनेंस का ही ये सब विषय है, जिसमें ये सारी चीजें समझने की कोशिश की जाती है कि भाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट ये है, कोरोना के समय में ग्रोथ एकदम नीचे चला गया,
सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, जाहिर है टैक्स कलेक्शन भी बंद हो गया, कम हो गया। जब आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है तो वैट किस पे देंगे लोग? जब आप अपनी गाड़ी निकाल ही नहीं रहे हो घर से तो आप पेट्रोल खरीद ही नहीं रहे हो, पेट्रोल नहीं खरीद रहे हो तो आप वैट नहीं दे रहे हो सरकार को, तो टैक्स सरकार का कलेक्शन कम हो गया। सरकार और केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो गया तो जो शेयर है केंद्र सरकार के टैक्स में राज्यों का वो भी कम हो गया। फिर केंद्र सरकार जो अपनी तरफ से राज्यों को अनुदान देती है टैक्स में शेयर के अलावा वो भी कम हो गया। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अपना बजट बनाना होता है। और मुझे लग रहा है कि इसमें एक चीज जो मैं छोड़ा वो ये है कि क्या राज्य सरकारें क्या वित्त अलग अलग विभाग है, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, क्या वो जिलों से भी कोई लेता है राय? जिलों की भी इसमें कोई भूमिका होती है? इस बारे में हमने भी इस पुस्तक में एक समझने का कोशिश किया है कि क्या जिलों की क्या भूमिका हो सकती है। तो जिलों से राय लेते हैं आमतौर पे, जो उनके क्या बोलेंगे लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे अजमेर में जो सीएमएचओ का दफ्तर है, उनसे वो राय लेते हैं कुछ हद तक। तो बजट अनुमान जिला स्तर पर भी किया जाता है। जिला स्तरीय बजट आकलन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर उत्तरदायी होते हैं, तो अपने लेवल पे उनको एक करके देना होता है अपने अपने अलग अलग विभागों को, और जिले बजट के अनुमान की प्रक्रिया समन्वय करते हैं। इसके बाद अनुमानों की समीक्षा कर जिला योजना कमेटी में अनुमोदन ये जिला आयोजना कमेटी में तो वो करते ही है प्लानिंग, लेकिन उसके अलावा वो विभाग को भी बताते हैं कि हमें इतने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ हद तक उसको भी वो जानकारी ली तो जाती है, कितना उसका उपयोग किया जाता है वो देखने की बात है। तो इस प्रकार ये पूरी एक बजट की प्रक्रिया इन पांच छह चीजों को जो मैंने कहा ध्यान में रखते हुए कि विभाग कितना मांग कर रहे हैं, बाहर से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, सुझाव हैं, क्या लोग करवाना चाहते हैं, क्या लोग देखना चाहते हैं बजट में, आर्थिक वृद्धि की गति क्या है, टैक्स कलेक्शन का रेट, टैक्स कलेक्शन का अनुमान क्या है, केंद्र से जो आने वाला है उसका अनुमान क्या है, ये सारी 5-6 चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बजट को अंतिम रूप दिया जाता है हर विभाग के बजट को। फिर वो पूरा एक बजट डॉक्यूमेंट तैयार करके और उसको विधानसभा में रखा जाता है। लेकिन बजट विधानसभा में तो जो हमारे सामने जो हमें सुनाई देता है वो तो देता है बजट स्पीच। तो बजट स्पीच के लिए भी विभागों से कहा जाता है कि आप बताइए इस बार के बजट स्पीच में आप क्या चाहते हो कि घोषणा हो इधर से, मतलब आपकी तरफ से, और उसमें से सारे जाहिर नहीं शामिल किए जाते हैं, तो उनमें से भी उनकी राय का वहां भी ध्यान में रखा जाता है। तो जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस होता है, मीडिया का ध्यान होता है, वो होता है बजट स्पीच। बजट स्पीच को लोग सुनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, और चूंकि अब हम जैसे संस्थाएं हैं जो बजट को ध्यान से देखते हैं और थोड़ा तो वो एक प्रक्रिया अब चल पड़ी है सिविल सोसाइटी के कोशिशों से कि अब काफी हद तक ये सारी चीजों को, सभी नंबरों को, किस स्कीम का बढ़ाया, किस स्कीम का घटाया, किस विभाग का बढ़ा, किस विभाग का घटा, इन सब चीजों पे भी अब थोड़ी चर्चा 1-2 दिन तक मीडिया में बजट के बाद रहती है। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए चाहे वो पंचायत का बजट हो, चाहे वो राज्य का बजट हो, केंद्र के बजट से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। तो हमें अब नीलाचल केंद्र के बारे में बताएंगे तो उससे भी हमारा जानकारी और समझ काफी स्पष्ट होगा। धन्यवाद। मुकेश, मुकेश ड्रॉप हो गए थे, उनका नेटवर्क में थोड़ा इशू है, अभी जुड़ गए हैं। मुकेश एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अभी आई मेरी आवाज आई, मेरा नेटवर्क। हाँ, आप सुन सकते हैं आपको। जी। तो बहुत अच्छे से निसार भाई ने बताया एक्चुअली, और हमको ये समझने की भी थोड़ी जरूरत है कि ग्राम पंचायत में शुरुआत में बैठकें होती हैं, कितनी आवश्यकता है अलग अलग तरीके की, वहां से जो शुरुआत होती है, फिर ब्लॉक में, पंचायत समिति में, फिर जिले में, और उसके बाद वो बजट विधानसभा में प्रस्तुत होता है। हालांकि वहां भी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत कम लोग उसमें हिस्सेदारी करते हैं। बहुत सवाल हिस्सेदारी का भी है कि कितने लोग हिस्सेदारी उसमें कर पाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है जो बहुत ठीक से निसार भाई ने हमको समझाया कि ग्राम पंचायत के पास भी शक्तियां होती हैं, वो अपना पैसा भी इकट्ठा कर सकती है और अपना बजट बना सकती है।
तो ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, और अंत में उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा शक्तियां, जो पैसा इकट्ठा करना होता है, जो टैक्स लगाने होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को लगाने की हैं। तो इसलिए केंद्र के ऊपर, चाहे वो योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, या राज्य सरकार है, या हमारी ग्राम पंचायत, या जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, उनकी जो सारी चीजें हैं वो केंद्र के ऊपर बहुत निर्भर करती हैं। तो अभी हमारे बीच में नीलाचल जी हैं। मैं नीलाचल जी से निवेदन करूंगा कि केंद्र का थोड़ा प्रक्रिया बताते हुए और आगे ये बजट के बारे में नीलाचल जी अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद फिर हम हमारे क्या सवाल हैं बहुत शॉर्ट में आप चैट में यदि लिख देंगे सवाल, जैसे जैसे बात होती जा रही है निसार भाई की बातचीत से क्या सवाल आपके मन में है, या नीलाचल जी की बात से आपके मन में क्या सवाल है, चैट में लिखते जाएंगे तो अस्मी, नैन्सी और हम सब प्रयास करेंगे कि उनके जवाब हम ले सकें। तो मैं नीलाचल जी से निवेदन करूंगा कि नीलाचल जी अपनी बात रखें। मुकेश जी, मेरा बात सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। सब साथियों को नमस्कार। मैं अभी देख रहा हूँ मेरा थोड़ा इंटरनेट डाउन हो रहा है, तो हो सकता है बीच में फिर ड्रॉप भी कर जाऊं, फिर कनेक्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, नैन्सी। मुझे पता नहीं निखिल जी है कि नहीं। अच्छा, निखिल जी भी है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बुलाए हैं, और उस तरीके का डिस्कशन के लिए हम हर रोज हर टाइम कोशिश और प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत रहे, कि हमारे साथियों के साथ ये सारे जानकारी दें जो हमारा प्रयास है, चाहे सीबीजी की तरफ से हो, चाहे निसार जी की जो संस्था है बार उससे हो। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नंबर्स जो होता है, जो आंकड़े होता है, वो आंकड़े बहुत कुछ बोलता है, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का, ये आंकड़ों को समझने के लिए इस तरीके का प्रक्रिया को जटिल किया जाता है, और दिन पे दिन उतना जटिल किया जाता है जो आम जनता तक ये नंबर पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और पहुंचाने चाहते हैं तो भी एक प्रक्रिया को इतना जटिल कर लेते हैं कि हम समझने का कोशिश करते हुए भी कर नहीं पाते। और कई हद तक हम कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ अर्थशास्त्रियां हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ जो बड़े बड़े वित्त विभाग में नौकरी करते हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की बातों को वो रिफ्लेक्ट करते हैं इस बजट में। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता के साथ जुड़े होके इस प्रक्रिया में जो होना चाहिए, और इस नंबर जो उस जनता के जो मांग है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हो नहीं पा रहा है। चाहे ये पंचायत के बजट से लेके राज्य बजट और केंद्र बजट का ये जो प्रक्रिया है बहुत जटिल होते जा रहा है, लेकिन हम लोगों को ये जटिल प्रक्रिया को समझना है, सुलझाना है, और उसके हमारा भागीदारी और हिस्सेदारी बनाना है, ताकि हमारे मांग उनके साथ पहुंच जाए। मैं कुछ चर्चा शुरू करूंगा, क्योंकि निसार जी से मैं अच्छे से सुन रहा था, और जो इस तरीके का वो पंचायत से लेके राज्य बजट और केंद्र का जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में केंद्र का जो भागीदारी होता है वो कई हद तक वो निर्णायक भूमिका होता है कि राज्य सरकार का बजट या पंचायत का बजट कितना होना चाहिए, चाहे वो आय का स्रोत हो, चाहे वो जो खर्चा का जो प्रायोरिटीज मतलब, अच्छा माफी चाहता हूँ, कभी कई हद तक मैं हिंदी का इतना वर्ड जो है, वो जो अंग्रेजी वर्ड को ट्रांसलेट करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो प्रायोरिटीज जो है वो निर्णय होता है भूमिका वहाँ पे पंचायत का और राज्य सरकार का, वो केंद्र सरकार से ही निर्णायक भूमिका से जाता है। तो मैं इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा और आपके सामने रखूंगा। लेकिन मुकेश जी, और आप जानते हैं कि ये प्रक्रिया जो है, जो हम लोग अभी शुरू किए हैं, आधा घंटा 1 घंटा बहुत कम हो जाता है। जैसे हम लोग और डिटेल में जाना है, समझना है, क्योंकि वो जो बजट सर्कुलर के बारे में जो निसार जी जो बात किया है, जीपीडीपी के बारे में, प्लानिंग के बारे में बताया है, फाइनेंस कमीशन का ग्रांट के बारे में बताया है, राज्यों से पंचायत को या केंद्र से राज्यों को और केंद्र से राज्यों के माध्यम से पंचायत को जो पैसा पहुंचता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को और डिटेल समझना जरूरी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, कभी कभार जो है 2-2.5 घंटे का कम से कम 3-4 सेशन रख लीजिए, एक एक प्रक्रिया। जैसे जो अभी निसार जी दिखा रहे थे कि बजट साइकिल है, वो प्रक्रिया शुरू होता है बजट बनाने का, उसके बाद फिर क्रियान्वयन करते हैं, उसको एनेक्ट करते हैं, फिर संसद में या विधानसभा में फिर आता है, इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, फिर जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग वाला प्रोसेस, ये सारे चारों साइकिल को समझना बहुत जरूरी इसीलिए है कि ये सारे हमारे निजी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं।
तो उस प्रक्रिया से मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट और टू दी पॉइंट जो डिस्कशन है उसी में आता हूँ। और लगभग मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो निसार जी ने बताया, जो राज्य का प्रक्रिया है, राज्य बजट बनाने का जो प्रक्रिया है, लगभग वही प्रक्रिया केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुति भी किया जाता है। सितंबर में शुरू होता है एक बजट सर्कुलर के साथ। जो बजट सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप जो जानते हैं, वित्त विभाग जो है, वित्त मंत्रालय है, उसी से शुरू होता है। उसी से शुरू होते होते फरवरी 1 तक जब पहुंचता है, फरवरी 1 में बजट प्रस्तुति किया जाता है या बजट को प्रेजेंट किया जाता है। और आप लोग सुने होंगे हलवाई मीटिंग कब हुआ है, कब वो हलवाई मीटिंग या हलवा मीटिंग, मुझे रियली कंफ्यूज। सो एक होता है बाकायदा, आप सुने होंगे इस साल जो है 26 जनवरी को हलवा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था और फिर बजट 1 तारीख को प्रस्तुत किया गया था संसद के सामने। लेकिन इसमें जो बहुत मूलभूत सवाल आता है कि 3-4 जो प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं कुछ सालों से, खास करके पिछले 7-8 सालों में, और मैं क्यों ये 7-8 सालों का जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों को शायद याद ही होगा और आप लोग अच्छे से वाकिफ है। पहला जो है प्लानिंग कमीशन, उसको स्क्रैप कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन जो एक्चुअली किसका क्या मीनिंग है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, वही आयोग को डिसमेंटल, योजना आयोग को अभी डिसमेंटल कर दिए। तो फिर जो काफी हद तक भूमिका था कि योजनाओं का जो विवरणी प्रस्तुत करना, उसका प्रायोरिटाइजेशन करना, किस राज्य को किस योजना के मद पे पैसा देना, ये सारी जो प्रक्रिया 2017 के बाद हो नहीं रहा है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखते हैं कि हम आजकल देख रहे हैं कि 2017 के बाद बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी। उससे पहले आपको याद होगा 2017 से पहले 28 फरवरी को किया जाता था। और उससे फिर आपको याद होगा 1998 तक हमारा जो बजट जो प्रस्तुत किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था, ये शाम को 5 बजे होता था। तो ये जो सारे प्रक्रिया जुड़े हुए हैं इस मतलब बजट बनाने का और बजट का जो प्रायोरिटी और निर्णायक भूमिका जो डिफरेंट मदों को लिए किया जाता था, इसमें बहुत सारे जो होते हैं उसको इंस्टीट्यूशनल और फंडामेंटल चेंजेस लाया गया। ठीक है, लाने के बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1 फरवरी को जब बजट आता है तो फिर हम लोग कम से कम, हमारे पास 2 महीना बचा होता है, वो 2 महीने में इसके ऊपर अच्छे से चर्चा हो, बहस हो, चर्चा के साथ वो बजट को इम्प्लीमेंट या पारित किया जाए। तो फिर फरवरी 1 से लेके 31 मार्च तक हमारे पास 2 महीना समय होता है, जो पहले नहीं हुआ करता था। मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, इसमें हम लोगों को एक सेंस मिल रहा है कि हमारा जो आर्थिक वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो चलता है अगले कैलेंडर ईयर का 31 मार्च तक। लेकिन अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया 2023 और 24 आर्थिक वर्ष के लिए, वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। जब 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल से शुरू होते हुए पूरा 1 साल चलेगा, अगले साल 2024 31 मार्च तक चलेगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष बोलते हैं और आर्थिक वर्ष बोलते हैं, वो सारे एक ही है। वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और उसमें जैसे मैंने बताया कि निसार जी ने बताया कि वो सारे जो प्रक्रिया है, जो टाइमलाइन था, सितंबर से शुरू होता है बजट सर्कुलर से। बजट सर्कुलर भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वित्त विभाग से दूसरे जो एक्सपेंडिचर या डिपार्टमेंट हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे वही मिनिस्ट्री बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। बहुत सारे मिनिस्ट्री यहाँ पे है, लगभग 55-53 मिनिस्ट्री है और 102 विभाग है। वो जो 102 विभाग है केंद्र सरकार का, हर एक विभाग को वो चिट्ठी, वो बजट सर्कुलर भेजा जाता है, उनसे मांगा जाता है कि भाई बताइए आपका डिमांड क्या है, आपका मांग क्या है। उसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के साथ वो मांगते हैं। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसमें वो बजट सर्कुलर 2 भाग में पहले जाता था, अभी वो नहीं है। पहला होता था प्लान बजट का और दूसरा होता था नॉन प्लान बजट का। मैं समझा देता हूँ ये प्लान और नॉन प्लान बजट होता क्या है। जैसे मोटे तौर पे आप ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि प्लान बजट मतलब कुछ डेवलपमेंट स्कीम का, प्रोग्राम का, जो आज हम लोग योजना के बारे में बात कर रहे हैं, उस योजना का जो टोटल बजट होता था वो प्लान बजट हुआ करता था। और जो नॉन प्लान मतलब गवर्नमेंट का पहले से चलते आ रहा है, जो गतानुगतिक मतलब होते हैं कि जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है, उसी में
आया करता था। तो प्लान और नॉन प्लान बजट का जो हिस्सा है लगभग 2/3 और 1/3 का हिस्सा है। नॉन प्लान 2/3 हुआ करता था और प्लान जो है, जो योजना है, वो 1/3 हुआ करता था। और अभी वो लोग चेंज करके अभी बोले कि स्कीम एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, और वो भी जो 1/3 जो हिस्सा है वो स्कीम एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो मान लीजिए 100 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार खर्चा अपने बजट में प्रस्तुत करती है, तो लगभग 30 से 35 रुपया ये स्कीम एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। और मैं इसीलिए आप लोगों को स्कीम एक्सपेंडिचर का बात कर रहा हूं। आप जब देखेंगे पूरा कुल बजट का ज्यादातर खर्चा जो है गवर्नमेंट का ओन कमिटेड लायबिलिटी या कमिटेड स्पेंडिंग है। कमिटेड मतलब उस पैसे से आप हाथ नहीं लगा सकते। हम जितना भी चर्चा और बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग 30-35 रुपया का बात कर रहे हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार बजट 100 रुपया है, तो हम सिर्फ ये जो चर्चा सारे कर रहे हैं वो सिर्फ 30 और 35 रुपया का ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगभग जो है 70 रुपया वो पैसा जो है हम लोग चर्चा के शामिल ही नहीं कर पाते और कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल और उदाहरण देता हूं। आप मान लीजिए हमारे जो गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में जो कर्जा ले रखी है, उसके जो उसके ऊपर जो ब्याज दिया जा रहा है, वो ब्याज लगभग जो है आप ये मान के चल सकते हैं कि 10 लाख करोड़ है आज के हिसाब से। 10 लाख करोड़। मैं ये नंबर आप लोगों के सामने इसीलिए रख रहा हूं कि हमारा बजट कितना बड़ा है और हम अपने आप को जुड़ेंगे किसी शामिल में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जरूर है कि आप इस बजट में हिस्सेदार है। आप इस बजट को कंट्रीब्यूट करते हैं, कि चाहे आप टैक्स के देने के माध्यम से या चाहे गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट या प्रोग्राम का कोई भी बेनिफिट लेने से आप जो हिस्सा बनता है, तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट कर्जा जो है उसका 10 लाख करोड़ का आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्जा दे रही है। और अभी के पते आपको याद होगा, अभी बजट जो प्रस्तुत किया गया उसका जो कुल व्यय का जो आकलन किया गया है 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़, इसका मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ में एक के साथ कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य होते हैं। मैं आपको ये नंबर इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। 1 के साथ 7 शून्य होता है तो 1 करोड़ में, तो मैं लाख करोड़ का बात किया, तो 45 के बाद आप 12 शून्य लगा लीजिए, 45 के बाद 12 शून्य लगा लीजिए। ये है 1 साल का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। केंद्र सरकार का इस साल का जो बजट प्रस्तुत किया गया उसका आकलन किया गया 45 के बाद 12 शून्य, यही टोटल बजट है। और इस टोटल बजट से लगभग 10 लाख करोड़ जो है वो चला जा रहा है ब्याज देने में। गवर्नमेंट जो कर्जा लिया था उसका ब्याज देने में। तो उसके बाद जो बच जा रहा है उसमें बहुत सारे खर्चा, जैसे मान लीजिए डिफेंस, हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, डिफेंस का कर ही नहीं पा रहे क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। हम ये बात नहीं कर पा रहे जो कमीशन का बैठा गया है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का खर्चा है, प्राइम मिनिस्टर का, नॉट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे जुडिशियरी सिस्टम है उसके जो खर्चा है, जितने सारे पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में रेफर किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन से सॉरी जो कमिटी एंड कमीशन से, उसके खर्चा को निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए लगभग 2/3 खर्चा जो है वो हम लोग उसी से ही निकाल लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ 1/3 का बात कर रहे हैं। और 1/3 से आप देखेंगे कुछ ऐसा खर्चा है जो अभी निसार जी बता रहे थे, सेंटर और स्टेट का मामले में। सेंटर जो है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे रही है, जैसे बहुत सारे सेंट्रलाइज हो चुका है। आप लोगों को पता है 2017 में जब जीएसटी आ गया, जीएसटी लागू किया गया, वो सारे पैसा जो है, जो टैक्सिंग पावर हम लोग जिसको बोलते हैं, कर लगाने का अधिकार किसको है? अभी के हिसाब से 2017 के बाद एंटायर कर लगाने का जो अधिकार है सेंटर के पास आ गया। और कुछ टैक्स बचा हुआ है स्टेट में, जो आबकारी का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, एक्साइज का, कुछ वैट का, और जमीन के जैसे निसार जी बताए कुछ स्टेट के पास है। लेकिन ज्यादातर जो मेजर टैक्सेबल आइटम्स है वो सारे सेंटर के पास आ गया है। और वो सेंटर से, जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स, ये दोनों मेजर होता है। और ये भी मैं आपको आंकड़ा बता दे रहा हूँ, जो हम लोग चर्चा जब करते हैं कि कॉर्पोरेट से या पर्सनल इनकम टैक्स जो आता है लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो मान लीजिए 10 लाख ईच, 10 लाख कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और 10 लाख के आसपास पर्सनल इनकम टैक्स। ये दोनों से एक तो चला गया इनकम, जो इंटरेस्ट पेमेंट का बात कर रहा था। तो ये सारे जब मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं
ये एक ही पॉइंट मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा हिस्सा किस कंपोनेंट ऑफ बजट, कौन सी जो हिस्सा है वो बजट में हम लोग शामिल होते हैं, और जिसमें वो हमारा जो प्रायोरिटी, हमारा जो डिमांड है वो रिफ्लेक्ट होता है, और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारा कितना हिस्सा, ये सारे प्रक्रिया पेन एंड पेपर जो बोलते हैं ना कि कागजात के लिए सही दिख रहा है, ये सारे प्रक्रिया पीछे से जो अंदर, जो अभी निसार जी बता रहे थे ना, अंदर क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है, अंदर से सारे तय हो जाता है कि वो बाहर के लिए कितना पैसा, कितना स्पेस बचा हुआ है, जिस स्पेस के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। हम जब बात कर रहे हैं कि MGNREGS, फूड सब्सिडी, या प्रधानमंत्री आवास योजना, या ग्राम सड़क योजना, या जल जीवन वाश सेक्टर का, या न्यूट्रिशन का, इस सारे को हम मिलाएंगे तो लगभग मुझे लग रहा है कि 10 से 12% जो टोटल बजट का, उसी से हम लोग ही चर्चा कर रहे हैं, और 10 से 12% जो है गवर्नमेंट वो भी हमारे बात नहीं सुनती है, उसी से प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रक्रिया से जो है हम लोग जुड़ने के लिए हर एक, जैसे मैंने मुकेश जी बताया, उसको और थोड़ा चर्चा को ज्यादा टाइम दीजिए ताकि हम लोग हर एक स्टेज को अच्छे से समझ पाएंगे। और उसमें 2-3 चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग कैसे जुड़ेंगे इस बजट मेकिंग प्रक्रिया और बजट को जो तैयारी किया जाता है, मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। चाहे MGNREGS का हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो बात है, 6,000 रुपया जो जा रहा है, वो बजट बनता कैसे, और वो आंकड़े जब रिफ्लेक्ट करते हैं बजट डॉक्यूमेंट में, बजट पेपर में, क्या वो आंकड़े सही में अपने जो पीछे कोई कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन करके फिर ये बजट को, बजट नंबर को देते हैं। और बजट जब कैलकुलेशन करते हैं तो करता कौन है वो जो एक्टर या इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, संस्था है, ये बजट नंबर को तैयारी करके बजट डॉक्यूमेंट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रायोरिटी क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। आप लोगों को याद होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पिछले कई सालों से, 2019 से जब शुरू हुआ, वो 67-68 करोड़ हजार करोड़ से शुरू हुआ। इस बार जो है वो 60,000 करोड़ में घटा दिया वो पैसा। और हम जब ये देख रहे थे, और ये भी अर्थ मंत्री जी का वो हम लोग जब भाषण सुन रहे थे, अभी ये भी बताया कि 11.4 करोड़ लाभार्थी जो है, फार्मर्स जो है, उसका बेनिफिशियरी। और हम लोग सीधा सीधा एक, कोई जैसे बोलता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसका समझने के, 11.4 करोड़ लाभार्थी है, और हर लाभार्थी को 6,000 रुपया जाना है, तो उसका सीधा सीधा हिसाब में आता है कि ये 67,800 करोड़ होना चाहिए। जब ये 67,800 करोड़ होना है, तो फिर बजट में 60,000 करोड़ क्यों आकलन किया गया? तो हम लोग यही नंबर से फिर हम लोग जब सीधा निकाले तो फिर वो हैरान हुए। मतलब हम लोग एक दूसरा एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको एक वेबसाइट पे दिखाऊंगा जिसमें ये डॉक्यूमेंट में सारे नंबर को कैसे जस्टिफाई करते हैं। जब वही नंबर, जब एक आउटकम बजट करके वो दिए हैं, उसमें लिखे हैं कि 67,000 करोड़, लेकिन जब बजट डॉक्यूमेंट में, बजट में एलोकेशन हो गया 60,000 करोड़। और इसका मैं पीछे जो प्रक्रिया है, मैं फिर आपको रिलेट करता हूँ क्या है। वित्त मंत्रालय और जो कृषि मंत्रालय है, ये दोनों मंत्रालय के बीच में वापस में इसको बोलते हैं कि नेगोशिएशन टेबल में आते हैं। कृषि मंत्रालय बोला होगा 67,000 करोड़ चाहिए, हमें इस नंबर को, इस लाभार्थी को हम रखना है, तो फिर 67,000 करोड़ चाहिए। लेकिन वित्त मंत्रालय का आपको पता है, पैसा जिसके पास है, पावर उसके पास होता है। और ये बोला गया नहीं, ठीक है 67,000 आप मांग रहे हैं, लेकिन अभी 60,000 ही हम दे पाएंगे और 7,000 नहीं देंगे। लेकिन बाकायदा उनको वही 11.4 करोड़ लाभार्थी को पैसा देना है, तो 67,000 या 68,000 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी वित्त मंत्रालय बोला कि 60,000 करोड़ ही आप बजट कीजिए, और नथिंग डूइंग, जैसे बोलते हैं ना कि हम अभी किसी का भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि बजट आने वाला है, चुनाव की बजट, तो हो सकता है बीच में और कुछ अनाउंस हो जाए। और वो भी जानबूझ के वही 11.4 जो करोड़ लाभार्थी है, उसको 10 करोड़ पे सीमित रखें। उन पे क्या बहाना देंगे? आपका आधार सीडिंग नहीं हो पाया, आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है, ये बहुत सारे रीजन देंगे जब वो क्यों 60,000 करोड़ रखे थे। और ऐसा ये नहीं कि जैसे हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री होते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय का बात किया, वो ऐसा नहीं कि वो चर्चा नहीं करते, वो डिस्कस नहीं करते और झगड़ा नहीं करते, वो भी होता है, बाकायदा होता है। और ये जो प्रक्रिया चलता रहता है, 3-4 राउंड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस करते हैं,
और उसको करते 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 जब वो बोलते हैं कि ठीक है हमें अभी कुछ और प्रोजेक्ट में पैसा देना है, अभी 60,000 करोड़ रखिए, उसके बाद देखें। जैसे और एक दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के इस बार जो है कम से कम बजट बढ़ा है, थोड़ा बढ़ोतरी दिखा है। इसका वेरी सिंपल रीजन जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं इस बजट में, ये पता चलता है चुनाव आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास के तौर पे कुछ एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, गांव में घर बन रहा है। बोलेंगे तो कौन बनाया है, चाहे गहलोत जी बनाए हैं चाहे मोदी जी बनाए, कम से कम तो लोगों को ये कुछ फिजिकल एसेट के तौर पे दिखता है। तो इससे पता चलता है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकली ड्रिवन, एजेंडा ड्रिवन बजट होता है। तो अभी आवास योजना के लिए ज्यादा बढ़ा है। दुर्भाग्य यह है कि वो MGNREGS में घटा दी, फूड सब्सिडी में घटा दी, बहुत सारे ऐसे चीज में घटाए। और ये घटाने का जो आप ऑलरेडी आपका जो ऑलरेडी शेड्यूल है, मैं देख रहा था, उसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रायोरिटी का जो मैं बात कर रहा था, सिर्फ 12% जो है सेंट्रल बजट का हम चर्चा कर रहे हैं उस स्कीम के बारे में, जो स्कीम आप लोग चर्चा सुन रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे राशन हो, चाहे इस सारे चीज को जो हम डिस्कस करते हैं वो 12 से 14% का बजट का बात करते हैं। तो ये 12-14% का जब बात करते हैं, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ खुद अपने इम्प्लीमेंट करते हैं और क्रियान्वयन करते हैं, और कुछ पैसा स्टेट को दे देते हैं। इसमें हिस्सेदारी होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम करके एक स्कीम होता है, जिसका ये मतलब होता है सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इस स्कीम को चलाएंगे। एक हिस्सेदारी जो बोलते हैं मैचिंग ग्रांट, और लगभग जो है सारे स्कीम में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है आज के डेट पे, और 40% स्टेटों से, राज्यों से उम्मीद किया जाता है। और जो 60 और 40% रेशियो में जब कोई भी एक स्कीम का जब इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, बहुत सारे जो राज्य गरीब है और जिनके पास कोई क्षमता ही नहीं है कर उपाय और आय करने का, क्योंकि आय का सारे स्रोत तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया है, तो स्टेट के पास बचा ही क्या। तो बहुत सारे ऐसे गरीब राज्य हैं, पैसा दे नहीं पाते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन और स्टेट के पास क्योंकि पैसा है नहीं, तो ये 40% भी बहुत मायने रखता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, CSS बोलते हैं उसको, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रायोरिटी को निर्धारण करने में बहुत मायने रखता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो सेंटर का जो बोलते हैं ना कि वो जब वो डिक्टेटर और मोनोपोलिशिप शुरू होता है, तो ये स्टेटों के लिए बहुत दिक्कत होता है कि वो अपना जो प्रायोरिटी, अपने पास पैसा नहीं है अपना स्कीम चलाने के लिए। लेकिन ये कुछ स्टेटों ने ये सारे स्कीम अपना चला रहे हैं, और वो चला के फिर कम से कम जो कोशिश करते हैं कि उस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को सुदृढ़ किया जाता है। लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे, मैं बताऊं कि आप एक घरेलू बजट से इस बजट को जैसे लिंक करते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस और क्या जो सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने बताया कि हर एक अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का और बजट का मायने रखता है हर एक परिवार के लिए और हर एक वर्गों के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए। और इसमें हम लोग कैसे जुड़े अपने आप को, ये हमारा जो आने वाले दिन में इसको तय करना है। हर एक सेक्टर, जैसे आप लोग अभी अगले 6 दिन में उसको और डिटेल डिस्कशन करेंगे। फाइनेंस कमीशन होता है, जैसे 41% का जिक्र किए हैं हमारा निसार जी ने, और 41% जब जाता है वो भी लगभग वही 10-1 लाख करोड़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है वो देते हैं, क्योंकि सारे पैसा स्टेटों से कलेक्ट होकर जब सेंट्रली कलेक्ट होता है वो होता है। तो फिर इसमें बहुत सारे प्रक्रिया जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ कि हमारे पास सिर्फ जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुआ है सुझाव का, ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में शुरू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सुझाव का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोनों मिनिस्ट्री, जैसे मैंने बताया, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच में जब वो आपस में वो डिस्कस होता है, फाइनली से किसका होता है, वित्त मंत्रालय का होता है, क्योंकि पीएमओ से डायरेक्ट उनका इंस्ट्रक्शन होता है कि कौन सी स्कीम में कितना पैसा देना है। और ये पैसे का कोई रैशनल नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग। 10% बढ़ा लो, मुद्रास्फीति का दर ये है 6%, 7%, 5% बढ़ा लो, पिछले साल कितना था बढ़ा लो, बस। और इसका कोई रैशनल, जो ऑब्जेक्टिव रैशनल जो चाहिए, वो कोई ऑब्जेक्टिव रैशनल होता नहीं है। ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाते, कितना भी सुझाव हम दे, लेकिन उस सुझाव के ऊपर क्रियान्वयन होता नहीं है। बट अभी क्योंकि जितना हम चर्चा करेंगे और लोगों को ये नंबर समझ में आएगा, शायद गवर्नमेंट को वो थोड़ा सेंस मिलेगा, ओके समवन इज वाचिंग,
तो होता है ना कि हम लोगों को कोई निगरानी में है, अब जो अकाउंटेबिलिटी का हम बात कर रहे हैं, कोई निगरानी में है, कोई चर्चा कर रहे हैं, वो लोग भी समझ गए कि ये नंबर जो हम लोग जो छुपा रहे थे, वो नंबर जो है उनको मिल गया है और हमें अकाउंटेबिलिटी बना सकते हैं। तो फिर इस प्रक्रिया में हम लोगों को जुड़े रहना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे के सत्र में ये सारे का डिस्कशन और डिटेल में हो। मुकेश जी, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है और क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा तो चर्चा कर लेंगे। हाँ, तो बिल्कुल धन्यवाद नीलाचल जी। 4 चीजें आपने बताई कि एक तो बजट बनाना जो निसार जी ने शुरू किया था, उसके बाद उसको अधिनियमित करना, मतलब चाहे वो विधानसभा है या संसद है वहां से पास करना। तीसरा हिस्सा है क्रियान्वयन, जिसके बारे में थोड़ी बात आपने की, लेकिन मैं चाहता हूँ यदि 5-7 मिनट में नीलाचल जी आप जो लास्ट वाला हिस्सा है, 4 हिस्से आप बहुत आसानी से उन्होंने बताए। एक ऑडिट का हिस्सा है कि खर्च भी कर दिया, क्रियान्वयन मतलब खर्च करना है, उसको कैसे करेंगे, और लास्ट वाला हिस्सा है कि उसका ऑडिट हो, ऐसा खर्च ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, ये वाला जो एक हिस्सा है। तो 4 हिस्से हमको समझ में आए। तो नीलाचल जी यदि थोड़ा सा, यदि आप 5 मिनट में यदि ऑडिट के बारे में बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास है अभी 30 मिनट। जी, 2-3 क्वेश्चन ही अभी हमारे पास चैट में आए हैं। जी नहीं, जरूर जरूर। जो 4 जिसको बोलते हैं बजट साइकिल में 4 स्टेजेस होता है, जैसे आपने निसार जी ने वो डॉक्यूमेंट को आप जरूर देखिए और हम लोग भी रेफर कर रहे हैं। जब हम लोग बजट प्रक्रिया जो होता है, जैसे ग्राम पंचायत से शुरू होकर जिला का क्या रोल है, जिला प्रशासन का क्या रोल है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कमिटी होते हैं, ऑडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे स्टेट में, वो सेंटर में भी वही प्रक्रिया है। 4 स्टेजेस में हम लोग देख लिया। बजट बनाने का प्रक्रिया जो है फरवरी 1 में खत्म हो जाता है, क्योंकि बजट फरवरी 1 में वो प्रेजेंट हो जाते हैं। मैं केंद्र सरकार के बजट के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे निसार जी बता रहे हैं कि 10 फरवरी को राजस्थान का बजट आएगा, ऐसे क्योंकि सेंटर का बजट प्रस्तुत होने के बाद स्टेटों को पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या हिस्सा मिलेगा और किस किस मुद्दों पे, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रस्तुत करते हैं। तो फरवरी 1 के बाद वो लोग तैयारी होते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो फरवरी 1 से लेके जनवरी 31 तारीख तक वो बजट का जो एनैक्टमेंट बोलते हैं, बजट प्रस्तुत हो गया, डिस्कस बहस होते हुए वो पारित हो जाता है। 31 मार्च को ये बजट पारित होना जरूरी है, पारित हो गया। उसके बाद फिर क्रियान्वयन, जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ये जो बजट का जो लॉ, बजट का जो प्रपोजल जो आधार है, वो उसको क्रियान्वयन करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स मतलब मंत्रालय में मंत्री और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, वो लग जाते हैं। और 1 अप्रैल से शुरू होके वो चलता रहता है पूरा क्रियान्वयन, अगले साल 31 मार्च तक पूरा साल उसका क्रियान्वयन होता है, जिसमें हम लोगों का निगरानी, मॉनिटरिंग का प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग का प्रैक्टिस है, डिफरेंट अकाउंट। जैसे हम लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, ये चाहे तनख्वाह का हो, चाहे चेयर और टेबल खरीदना हो, चाहे मध्याह्न भोजन देना हो, वो सारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। और होते होते जब 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है उसका क्रियान्वयन, तब शुरू होता है हमारा जो 4th स्टेज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑडिट। ये ऑडिट प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि एक बार खर्चा हो गया तो फिर निगरानी के बाद फिर उसमें ऑडिट प्रोसेस में पता चलता है जो हमारा संविधान से जो पैसा खर्चा करने का या पैसा जुगाड़ करने का, इकट्ठा करने का जो तरीका, जो लॉ है, उस लॉ और उस प्रैक्टिस, उस नियमन से हुआ कि नहीं हुआ है, उस धारा में हुआ कि नहीं हुआ है, ये शुरू होता है हमारा ऑडिट में। और ऑडिट जो है ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जिसका अपॉइंटमेंट, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफिस, CAG's ऑफिस, वो इंडिपेंडेंट है, किसी गवर्नमेंट के साथ अलाइन नहीं होना चाहिए। बट दुर्भाग्य इस देश में वो इंडिपेंडेंट नहीं है उतना, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, और उसका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करते हैं। और ये एक दिल्ली में ये संस्था है, और हर एक स्टेट में एक AG ऑफिस होता है, अकाउंटेंट्स जनरल ऑफिस होता है, वो ऑडिट करते हैं। हर एक जो बजट लाइन आइटम है डिपार्टमेंट का है, हर एक खर्चा और हर एक आमदनी का वो ऑडिट करते हैं। ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और ये ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे संसद में और विधानसभा में, खास करके ये बजट सेशन में ही ये प्रेजेंट किया जाता है कि पिछले सालों में, पिछले वर्षों में गवर्नमेंट जो प्रपोजल दिया था, उस प्रपोजल के हिसाब से पैसा खर्चा किया कि इसमें कुछ मिसअप्रोप्रिएशन हुआ और पैसा कहीं
चला तो नहीं गया, और पैसा खर्चा ना होकर रुक तो नहीं गया, या पैसा जिस प्रपोजल के लिए दिया गया था, जिसके लिए प्रस्ताव किया गया था, उसके अलावा और कहीं तो डाइवर्ट नहीं कर दिया। ये सारे निगरानी, सारे प्रस्तुति करके वो रिपोर्ट देते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिट फाइंडिंग्स। ये ऑडिट फाइंडिंग्स ऑडिट पारा के साथ जब प्रस्तुत किया जाता है, और खास करके उसमें कमिटीज होते हैं पार्लियामेंट में भी या विधानसभा में भी, जिसको बोलते हैं, बहुत सारे कमिटी होता है। एक कमिटी जो इम्पोर्टेंट कमिटी होता है, जिसमें जो विपक्ष के नेता है वो उसका चेयरपर्सन होते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के माध्यम से जो ऑडिट एजेंसी रिपोर्ट देते हैं, पब्लिक अकाउंट्स के माध्यम से उसको चर्चा किया जाता है और गवर्नमेंट को फिर अकाउंटेबल बनाया जाता है। तो फिर इसमें आपको पता है, जैसे आपको 2G, कोलगेट, 4G और अब बहुत सारे स्कैम आया है, और इस स्कैम को फिर वो वहां पे खुलासा किया गया है। बट इस प्रक्रिया में जैसे आम जनता की भागीदारी कैसे होता है, इस ऑडिट इंस्टीट्यूशन में एक इंडिपेंडेंट कमिटी भी होता है, जिसे सलाहकार के तौर पे बहुत सारे एक्सपर्ट को लिया जाता है, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट अपने अपने सुझाव देते हैं कि किस सेक्टर में ऑडिट किया जाए, किस संस्था को ऑडिट किया जाना चाहिए, ये सारे सुझाव देते हैं। और ये सुझाव के साथ जब ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश में ये ऑडिट जो है सारे, जैसे मैंने बताया था 102 विभाग है, 102 विभाग का ऑडिट नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं, वो सारे जो है सैंपल ऑडिट और सिलेक्टिव ऑडिट बोलते हैं, और सिलेक्ट करके वो करते हैं, सारे को ऑडिट नहीं कर पाते। और वो भी वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट को सुहाता है, जो गवर्नमेंट को फायदा होता है, उसी में ही वो ऑडिट कराते हैं, जिसमें कोई पकड़ा नहीं जाते। तो लार्जली वही होता है वो ऑडिटिंग में। और ये ऑडिट जब रिपोर्ट आता है, जैसे मैंने बताया कि आम जनता की भागीदारी सिर्फ एक ही चीज पे होता है, जो ऑडिट सलाहकार जो बोर्ड होता है, कमिटी होता है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को बुलाते हैं। बट वो भी बहुत कमिटी में बहुत डिस्कशन होता है, डिपेंडिंग कि कैसे किस राज्य में कौन सी सरकार है और किस तरीके का स्पेस दे रहे हैं। बट उसके अलावा कुछ सालों में, जैसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी का डिमांड के साथ, कुछ सालों में ये एक दूसरा प्रक्रिया है, दूसरा स्पेस दिया गया है, जिसको हम लोग सोशल ऑडिट के तौर पे मानते हैं और जानते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे जानते होंगे सोशल ऑडिट का प्रक्रिया। और ये सोशल ऑडिट का प्रक्रिया निखिल जी है, और यहीं से ही शुरू हुआ था, जो हम लोग जिसके साथ जुड़े हुए हैं। और शुरू हुआ था MGNREGA स्कीम में। अभी बहुत सारे स्कीम में ये प्रावधान है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस सोशल ऑडिट प्रक्रिया को बरकरार रखने या जीवित रखने के लिए जो पैसे का जरूरत है स्कीम में, वो पैसा का जो मांग है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इसके लिए पैसा दें तो फिर हम खुद ही पकड़ा जाएंगे, क्यों इसके लिए पैसा दें, वो ये मानना है गवर्नमेंट का। तो ये नहीं हो पा रहा है। बट अपने अपने स्तर पे इस प्रक्रिया को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, नॉट नेसेसरली कि गवर्नमेंट उस ऑडिट प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, लेकिन हम लोग खुद अपने अपने तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन जो ताकत होता है, जो इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए अपने स्कूल में, अपने हॉस्पिटल में, ये सारे इंफॉर्मेशन को कैसे वहां पे सो मोटो डिस्क्लोजर के साथ वो प्रस्तुत करें, ताकि हम उनके पास ना जाए और बोले कि भाई हमें इंफॉर्मेशन और जानकारी दो। आप लोगों को सारे पता है बिलवाड़ा प्रिंसिपल में हम लोग क्या क्या सेट किया है, वो सारे डिस्कशन शायद हो चुका होगा। तो लेकिन ये ऑडिट जो है, वो जो इंस्टीट्यूशनल ऑडिट या जो प्रोसेस है, वो टेक्निकल होता है, लेकिन जो सोशल ऑडिट का हम मांग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये और जो मैंने एक बताया था कि एक ऑडिट एडवाइजरी कमिटी होता है, निखिल जी भी उसमें है, और ये सारे आप उनसे भी, क्योंकि इनसाइडर व्यू है, वो दे सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ये सारे हमें उनसे भी सीख सकते हैं कि क्या हो रहा है। सही में ये मायने रखता है कि जो ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड होता है, क्या कौन से सेक्टर का कब करना है, कितने बार मिलते हैं और किसके ऊपर चर्चा होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ऑडिट स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। बट तब तक जैसे इसमें रिसर्च किया जाता है कि इसको बोलते हैं वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रिंसिपल है, ये ऑडिट इंस्टीट्यूशन के पास कोई क्षमता नहीं है जिसको पिनलाइज कर पाए, क्योंकि ये सारे पेनल्टी और पिनलाइजिंग जो कैपेसिटी है पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट कभी करते नहीं, क्योंकि एक दूसरे का जुड़े हुए हैं वो लोग, चाहे वो सरकार में आज है कल नहीं है, या आज सरकार में नहीं है कल आ जाएंगे, तो ये एक दूसरे से कभी होता नहीं, अनलेस जो होता है ना कि एक पानी नाक से ऊपर बह जाते हैं। तो यही अभी तक मैं इतना ही कहूंगा।
बट उसको और चर्चा करना है तो फिर एक एक जैसे मैंने 3 इश्यूज बताया उसके ऊपर और चर्चा आगे बढ़ाया जा सकता है। मुकेश जी। बहुत धन्यवाद नीलाचल जी, आपने शॉर्ट में, और आपने जो कहा बिल्कुल कि हमको एक लंबी चर्चा इस पे 3-4 घंटे की रखनी चाहिए। ये बात सही है कि एक एक जो 4 हिस्से हैं बजट के, उन 4 हिस्सों पे कम से कम आधा घंटा 40 मिनट की चर्चा हो, 1 घंटे की चर्चा भी हो सकती है। और बात यही है कि हमारे अभी इस ग्रुप में जो साथी जुड़े हैं, अभी 160-70 तक जुड़े थे, अलग अलग तरीके के और बहुत साधारण जो एकदम फील्ड में काम करते हैं उस तरीके के साथी ज़्यादातर जुड़े हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल हम ये प्रयास करेंगे आगे के जो भी सत्र होंगे उनमें कि उन बिंदुओं को हम कैसे उसमें जोड़ सकते हैं, जो टॉपिक वाइज भी हो रहे हैं, जो हमने 4-5 और तय किए हैं, उन बिंदुओं में भी ये जो प्रक्रिया के कुछ और हिस्से कैसे आ सकते हैं थोड़े थोड़े करके, वो भी हम प्रयास करेंगे। और यदि अलग से कर पाएं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का स्थिति है, वैसे तो फिजिकल में हम बैठ के बात करें और कुछ होमवर्क करें, कुछ टास्क दें, कुछ चीज़ों से समझना तो शायद थोड़ा और ज़्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी आपने बहुत ठीक से, और ये ऑडिट वाली बात समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पैसा और उसका हिसाब भी कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी उसमें भी कैसे हो। तो बहुत धन्यवाद। अभी 3-4 सवाल आए हैं, तो मैं नैन्सी, आसमी, आप एक बार बता देंगे। ये पहला सवाल एक बालाजी का है। मेरे इसमें थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये बालाजी का सवाल है कि ये जो बजट है, बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में ग्राम पंचायत में जो लोग जब ग्राम सभा में प्रस्ताव डालते हैं और उनका समावेश पंचायत के बजट में होता है, व्यवहार के लिहाज से भले ही ना होता हो पर इसका प्रावधान कानून में है। क्या इसी तरह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा होती है? इसका भी कानूनी प्रावधान अगर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ये यही जानना चाहते हैं कि जैसे ग्राम सभा तो एक तरीके से एक कानूनी प्रावधान है, चाहे वो पंचायती राज का एक्ट है, और फिर उससे फाइनेंस के लिए भी कुछ लीगल प्रोविजन होंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी या ऑनलाइन चर्चा जो नीलाचल जी ने कहा था कि सारी सरकारें करती हैं, तो इसके क्या प्रावधान है वो थोड़ा जानना चाहते हैं इसके बारे में। हाँ निसार जी, आपकी आवाज बहुत। मैं ये कह रहा था कि इसकी कोई कानूनी प्रावधान इसके लिए नहीं है। ये जो है हमारा जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष भागीदारी की बात करता है ना। सिर्फ पंचायतों में प्रत्यक्ष भागीदारी है, सीधी भागीदारी। अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही बिल्कुल आ रही है अच्छे से। तो सिर्फ पंचायतों में सीधी भागीदारी है ग्राम सभा के द्वारा, वो भी पंचायत समिति और जिला परिषद में नहीं है, सिर्फ ग्राम पंचायत में है, ग्राम सभा के द्वारा, वार्ड सभा के द्वारा। तो कोई कानूनी प्रावधान इस तरह के कंसल्टेशंस के लिए ऊपर तो नहीं है, मतलब राज्य सरकार के बजट के लिए नहीं है, लेकिन वो होता है कुछ हद तक, कोशिश सरकार करती है कि वो हो। ठीक है नीलाचल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वैसे एक प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस और ये प्री बजट कंसल्टेशंस कब से थोड़ा शुरू हुए हैं, इसका कोई पृष्ठभूमि आप थोड़ा देना चाहें? जी नहीं, निसार जी जैसे बता रहे थे, कोई कानूनी प्रावधान तो इसके ऊपर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ये जैसे मैंने बताया था कि ये सारे एक जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस के तौर पे ये सारे हम लोग जब हम देख रहे हैं कि जैसे कुछ कुछ है जो कानूनी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रैक्टिस, उसको कानूनी तौर पे वो लिखा गया बाकायदा कि ये एक्चुअल अकाउंटिंग बेसिस पे होगा या एक्चुअल अकाउंटिंग बेसिस पर, कभी टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन ये जैसे कानूनी तौर पे होता है कि चलिए ठीक है, हलवाई मीटिंग जैसे मैंने बताया, ये तो कोई कानूनी में लिखा नहीं है, ये प्रैक्टिस है। तो जब ये प्रैक्टिस नहीं है,
सॉरी ये कानूनी तौर पे नहीं लिखा है, जब प्रैक्टिस में उसको फॉलो किया जा सकता है, तो ये सिविल सोसाइटी को कंसल्ट करना और वो प्रस्ताव को लेना और एक प्री बजट कंसल्टेशन करना, तो फिर इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, अड़चन नहीं होना चाहिए। ये तो पहला है मेरा जो आंसर मैंने दे दिया, उत्तर दे दिया। लेकिन मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाता हूं कि ये कई सालों से ये चर्चा, जब वो एसोचैम, फिक्की, सीआईआई जैसे सर जी बात करते हैं, उनके साथ तो हो सकता है और होता रहता है। जब उनके साथ होता रहता है, फिर सिविल सोसाइटी के कंसल्टेशन करने में दिक्कत कहाँ आता है? तो फिर जब ये दिक्कत उनके साथ नहीं आता है, तो हमारे साथ होने में दिक्कत कहाँ है? कुछ सालों में 2010 में खास करके ये शुरू हुआ था केंद्र बजट में, कि वो सिविल सोसाइटी, इसको बोलते हैं सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर में जो ग्रुप्स में वो जुड़े होते हैं कुछ लोग, जैसे सीबीजे जैसा हमारे संस्था और हमारे डायरेक्टर जाते रहते हैं, तो फिर हमारे पास जो 2 मिनट या 3 मिनट मिलता है, जैसे मैंने जो सवाल निखिल जी के लिए रखा है, वो जरूर चर्चा के लिए हम लोगों को बताए कि जब इनसाइड जब बात करते हैं ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड में बैठ के, तो होता कैसे? तो बात यही है कि 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में सारे देशों का, सारे जो हमारे वर्ग है उनका अपेक्षाएं कैसे वो सामने रख सकते हैं? तो वही है, उससे फिर आप दलितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, फार्मों का, बच्चों का सोशल सेक्टर कैसे किया जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। और मान लीजिए 2 घंटा भी टाइम मिलेगा तो भी डिफिकल्ट होता है सारे सामने रखने में। लेकिन यही है कि ये प्रक्रिया शुरू हुआ है 2010 के बाद, वो बहुत ज्यादा कंसल्टेटिव नहीं रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टेटों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, राज्य सरकारों ने उस प्रक्रिया को वाकईदा, जैसे बोलते हैं, प्री बजट कंसल्टेशन शुरू कर दिए है। इसका हम कितना क्रिटिसिज्म करें कि चलिए ठीक है, कोई एक संस्था को जिम्मेदारी दे दिया, वो संस्था कितना इंक्लूसिव है, कितना रीच करता है, कैसे आर्टिकुलेट करता है अपना मांग और अपना सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी का कंसोलिडेशन होता नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये हुआ है। मैं ये बोलूंगा कि जैसे एक वाकईदा, जैसे होता है ना कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया है इस प्रोसेस को उड़ीसा ने 2007 में। 2007 में मैं उड़ीसा में काम कर रहा था, वो पहली बार वो वित्त मंत्री आए और उसको बोले कि ठीक है, हम इस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, अगले सालों से बाकायदा डिपार्टमेंट आप लोगों के पास आएगा, इस सारे प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा। लेकिन इसके बाद बहुत सारे, जैसे निसार जी बता रहे हैं, ये प्री बजट कंसल्टेशन होता है राज्यों में, और केंद्र सरकार में इसका स्पेस बहुत कम है। और मैंने जैसे बताया मुकेश जी, ये सारे जैसे होते हैं कि सारे बहाना होता है, ये सारे एक मैंडेट फुलफिल करने का बात होता है, तब तक तो सारे बजट फाइनल हो ही गया होता है। मैंने बता रहा हूँ कि जैसे दिसंबर तक आते आते सारे बजट फाइनल हो जाता है, और उसका जो टाइम लाइन होता है कंसल्टेशन का, जनवरी का महीना है, जनवरी का पहला 15 दिन का महीने में ये सारे कंसल्टेशन होता है। उन लोगों को बाकायदा बुलाते हैं, हमारे पक्ष रखने के लिए बोलते हैं, हम रखते हैं, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि क्या सीबीजी क्या बोला है एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या नरेगा के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका एक प्रस्तुत करके हमें बताया कि भाई हम ये सुना और इसके ऊपर ये क्रियान्वयन किया। इसका कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं होता है, जो हम लोग मांग भी करते हैं कि हम जब चर्चा करके आप लोगों के पास सामने आते हैं टाइम निकाल के, तो फिर आप फिर हमें क्यों नहीं बताते? और ये दुर्भाग्य, ये होता नहीं है। ये जो 15 दिन तक, जैसे मैंने बताया कि तब तक वो सारे बजट फाइनल हो जाता है, सिर्फ बचता है ये फॉर्मेलिटी को फुलफिल करने में, पूर्ण करने के लिए। लेकिन इसमें अभी जो डिमांड है, जो सही डिमांड है, जायज है, जिसे वो बताया कि सिविल सोसाइटी का जो हक है इस बजट प्रक्रिया में भागीदारी करना बहुत जरूरी है, और हम लोग भी इसका कानूनी प्रक्रिया में उसको शामिल किया जाना चाहिए, और ये भी हम लोग डिमांड करना चाहिए। बिल्कुल सही है आपकी बात कि जो भी कागज देते हैं उस पर उन्होंने क्या उसमें से लिया, क्या उन्होंने नहीं लिया, कोई जवाब तो दें जितने भी लोगों से, चाहे वो कागज लेते हैं या लोग बोलते हैं। ये एक मुझे लगता है बहुत अच्छा बिंदु आपने रखा सबके सामने। अच्छा मुकेश जी, मैं और एक चीज, सॉरी, मैं ये एक अभी का उदाहरण है, और क्योंकि साथियों सारे हैं, और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पिछले शनिवार को, शुक्रवार को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने एक कंसल्टेशन किया था, जिसमें हमारे डायरेक्टर भी थे, और उसमें जो ऑनलाइन, जैसे निसार जी बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से वो सुझाव लाए थे इस बजट के लिए, लगभग 700 750 के सुझाव आया था। और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने इस बार पहली बार 3 सुझाव, जो उनको बहुत ही अच्छे सुझाव था, और तीनों लोगों को बुलाए चीफ मिनिस्टर के सामने, ये डिस्कस और प्रक्रिया को रखा गया कि तीनों लोगों को बोला गया कि आप थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, हम उसको इंक्लूड करना चाहते हैं।
तो हो सकता है दिस इज ए वेरी गुड बिगिनिंग, और हो सकता है हम आगे उसको लेके उस पहल को आगे लेके चर्चा करेंगे। ये परसों का बात है, तो इसलिए मैंने रखना चाहता था आपको, सॉरी। बिल्कुल, नहीं अच्छा है, उन्होंने अवार्ड दिया, कुछ तो बुलाया उनको और अवार्ड दिया, बहुत अच्छा है। अभी एक सवाल है ये, वैसे तो हम इस पे आगे चर्चा करने वाले हैं, अगले मंगलवार को एक्चुअली इसी पे चर्चा है मनरेगा पे, लेकिन एक सवाल आया है कि अखबारों में 33% कट डाउन का आया है, तो वो समझना चाहते हैं कि 33% है, कम है, ज़्यादा है, 100 दिन में से कटेगा, पंचायत लेवल पे कटेगा, बजट नहीं मिलेगा, वो समझना चाहते हैं। ये जगवीर जी का सवाल है, जो ग्राम विकास जो नवयुवक मंडल है लापोरिया। इसके किशन भाई, ऊपर मुकेश प्रक्रिया से संबंधित भी 2 सवाल था, तो आप नीलाचल इस ये पहले बता दें तो ठीक रहेगा, फिर आगे उसका बात जी हाँ निशा भाई, आप उस पे प्रक्रिया के बारे में बोलिए। ये मनरेगा के बारे में जस्ट बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मनरेगा का जो ड्रास्टिक कट हुआ है 33%, ये सही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नंबर को जब हम देखते हैं कि नंबर किसी नंबर के साथ जुड़ के जब इसको करते हैं, बहुत ही ड्रास्टिक डिक्लाइन जिसे बोलते हैं ना, कि बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। बट सवाल ये है कि ये डिक्लाइन को जस्टिफाई कैसे करते हैं, कि हम लोग जैसे कम बजट प्रावधान किया है, इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया है, और कहीं पे भी ये जस्टिफिकेशन हमने जब ढूंढा कहीं पे भी नहीं मिला। और सवाल ये आता है कि ये नंबर पे पहुंचे कैसे, नंबर बनाया कौन है? जो अभी बजट नंबर दिया है, बजट में जो 60,000 करोड़ का जो 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 प्रोविजन किया गया था, तो फिर उसमें यही दिख रहा है कि उसमें एक डॉक्यूमेंट आता है, मैं आप लोगों को, क्योंकि हिंदी में शायद नहीं है, अंग्रेजी में ही है, इसको बोलते हैं आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। और मैं जब देख रहा था बहुत क्लोजली कि ये जो बजट है एमजीएनआरईजी का, उसका क्या लॉजिक, क्या रीजन रहा है जिसमें वो ये नंबर को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने ये पढ़ देता हूँ कि ये बजट 60,000 करोड़ इस बार जो दिया गया है, उसमें एक होता है फुटनोट लगाते हैं, फुटनोट को क्या बोलते हैं, जैसे एक उसको एक्सप्लेन करने का बोलते हैं। इसमें लिखा गया है, महात्मा गांधी नरेगा इज ए डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम, works are executed in gram panchayat level and there is no such target for execution, hence outcomes targets for 2023-24 cannot be predicted, however achievement made on various indicators will be reported। इसका मतलब ये है, थोड़ी सीधा सीधा से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये लोग देना नहीं चाहते हैं कि 60,000 में पहुंचे कैसे, कोई एक नंबर देना था वो दे दिया। जैसे निखिल जी को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इनसाइडर वो जैसे डिमांड लेबर डिमांड को कट कैसे करते हैं और न्यू पेजेस को कैसे नहीं दे रहे हैं अब तक, तो ये 60,000 को हम देखें 33% तो नंबर सिर्फ मीडिया बता रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ये लगभग 78% का कट है। 78% इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी स्टेटों को जो देना था पैसा, जो ड्यू नहीं दिया गया है, और उसको जब इन्फ्लेशन को हम लोग माइनस कर देंगे, और जो मिनिमम वेजेस का वो मान नहीं रहे, ये सारी चर्चा आप शायद करेंगे जब नरेगा के साथ आएगा, लेकिन ये 33% में 33% में मत जाइए, उसको आप उस सेंस में देखिए, लगभग 78 से 77 से 78% कट हुआ है, और ये कट को कैसे जस्टिफाई करना है वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। यही बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो 33% अखबारों ने लिखा है, लेकिन नीलाचल जी कह रहे हैं कि 77 से 78% कट हुआ है, और ये बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ, हमारा बिल्कुल यही मानना है कि इतना कट गया है पैसा। इससे संबंधित ही एक विनीत ने सवाल पूछा है कि जब मनरेगा का अनुमानित बजट बनता है तो पंचायत से ऊपर जाता है, लेकिन उतना बजट मिलता नहीं है, किस स्तर पर उसमें कटौती होती है। मुझे लगता है कि ये उस दिन लें सवाल तो ज़्यादा ठीक है, हालांकि इसका हमको पूरा पता है कैसे केंद्र सरकार यहाँ से लेबर बजट बन के जाता है, उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या करें, हम आज लें ये सवाल या ट्यूसडे? नहीं मुकेश जी, उसी दिन ही चर्चा कीजिए, क्योंकि बेहतर होगा, वो एमजीएनआरईजी का जिस दिन है उसी दिन चर्चा अच्छे से कीजिए, जैसे लेबर बजट से लेके एमओआरडी का जो लड़ाई होता है वित्त मंत्रालय के साथ, वो सारे आपको पता है, ये सारे डिस्कस कीजिए। ठीक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोसेस वाला जो सवाल था निसार जी, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, दो सवाल था। एक तो सवाल ये था कि जो ग्राम सभा में जो प्रस्ताव आते हैं वो
राज्य सरकार के बजट में उनका कोई असर होता है कि नहीं, तो वो नहीं होता है, क्योंकि वो प्रस्ताव आते हैं ग्राम पंचायत के बजट के लिए और ग्राम पंचायत की योजना के लिए। जो ग्राम पंचायत का अपना पैसा है, जो केंद्र से आ सकता है, राज्य से आ सकता है और उनका अपना निजी आय का हो सकता है, उससे जो बन रहा है, और नरेगा, इनका जो बन रहा है प्लानिंग, उसके लिए होता है। तो वो ऊपर तक नहीं जाता है, वो उसका उस राज्य बजट से उसका लेना देना नहीं है। दूसरा था, और वो उसका सिर्फ पंचायत बजट और पंचायत योजना से लेना देना है। दूसरा था कि जेंडर बजटिंग का एक सवाल था कि जेंडर बजटिंग का ख्याल रखा जाता है कि नहीं। जेंडर बजटिंग का मतलब है कि जो अलग अलग जेंडर हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनके लिए ख्याल रखा जाता है कि नहीं बजट बनाते समय। तो दुर्भाग्य से बजट बनाते समय ख्याल नहीं रखा जाता है, जो कि जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया बोलती है कि आप बजट बनाते समय ही ख्याल रखो इस बात का कि महिलाओं को कितनी जरूरत है, बच्चियों को कितनी जरूरत है, ट्रांसजेंडर हैं अगर इस क्षेत्र में तो उनको कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से बजट बनाओ। ऐसा नहीं करके वो क्या करते हैं जेंडर बजटिंग में कि बजट बनने के बाद बता देते हैं कि इतना महिलाओं की तरफ जा रहा है, उसी को बोलते हैं जेंडर बजट स्टेटमेंट। तो फिलहाल जेंडर बजट स्टेटमेंट आता है और एक तरह से बाद की बात है कि मतलब हाँ बजट तो बन गया, इसमें से इस विभाग का इतना महिलाओं की तरफ जा रहा है, उस विभाग का उतना जा रहा है, और वो भी बहुत एक तरह से मैं कहूंगा बहुत थोड़ा उतना सीरियसली नहीं किया जाता है। वो भी बाद वाला भी जो करना चाहिए जितना सीरियसली, वो भी उतना सीरियसली नहीं किया जाता है। मतलब अगले साल उससे कोई सबक नहीं सीखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी विभाग को लगा कि हमारे विभाग में महिलाओं के लिए बहुत कम बजट जा रहा है, तो उनको अगले साल उसको बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, कोई प्रयास करना चाहिए, तब उस बजट जेंडर बजट स्टेटमेंट का कोई मतलब होगा। तो वो भी नहीं हो पा रहा है अभी तक, वो भी अब उसके लिए भी हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो प्रक्रिया से संबंधित सवाल थे। एक चीज और निसार जी, ये थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है कि आजकल जो जीपीडीपी बनता है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत विकास की जो योजना बनती है, एक्चुअली लोगों ने पूछा है इसको नीचे से ऊपर जाने का, लेकिन क्या ये नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे, ये किस तरीके से काम करता है और बजट में इसका क्या असर है? थोड़ा जीपीडीपी का भी आप यदि जिक्र कर देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, मैंने किया, उसी से शुरू किया, अभी भी जवाब देना भी। वो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वो ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं है। ऊपर से नीचे कैसे है? वो ऐसे है कि पंचायत को जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कम से कम राज्य सरकार को एक बहुत बढ़िया अनुमान होता है कि अगले साल उनके पास कितना पैसा होने वाला है। पंचायत को तो अपना बजट बनाते समय यह अनुमान भी ठीक से नहीं होता है और उनको पता नहीं होता है कि अगले साल कितना पैसा आने वाला। पिछले साल जो आया था उसके आधार पे वो कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो वो जो बजट बनाते हैं वो इस पे बनाते हैं कि हमारे पास जो पैसा पिछले साल आया था या इस साल इतना आ सकता है, उसके आधार पे बनाते हैं। ये नहीं कि उनके मांग के आधार पे वो मांग ऊपर गया, उसके ऊपर गया और उसके आधार पे बजट एलोकेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो बजट एलोकेट होता है, मतलब जो ट्रांसफर होता है पैसा राज्य सरकार से केंद्र सरकार से, उसका जो एक मोटा अनुमान होता है, उतने के दायरे में ही उनको बनाना है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि प्रस्ताव तो खूब सारे आते हैं, लेकिन प्रस्ताव में जो बजट, जो आप जीपीडीपी की प्रक्रिया की किताब पढ़ेंगे, गाइडलाइन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि प्रस्तावों को लेने के बाद आप उसको प्राथमिकताएं तय कीजिए कि इसमें से 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है और उनको बनाइए, उनको रखिए, बाकी को अलग छोड़िए, उनको अगले साल ले सकते हैं। तो प्राथमिकताएं तय करके और जो आपका गिवन बजट है, जो दिया हुआ बजट है, उसी के दायरे में बजट बनाना है। दूसरा बात, इसलिए भी ये ऊपर से नीचे है, जो विभाग हैं, जैसे राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ये सारे विभाग जिला के स्तर पे कितना इनको पैसा आएगा ये भी इनको बहुत बाद में पता चलता है और उसके हिसाब से वो अपना कार्यक्रम बनाते हैं कि ठीक है हम इतना खर्च करते हैं, ऐसे काम करते हैं। एक डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार अपने ग्रामीण विकास विभाग अपने ये वेबसाइट पे डाला करता था। वो पहले 1-2 बार तो उन्होंने टाइम से डाला, लेकिन अब वो बहुत 2-2, 3-3 साल लेट से डालते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि सब विभाग अधिकतम कितने का योजना बना सकते हैं, अपने अधिकतम कितने का योजना बना सकते हैं अपने जिले में। तो मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग अजमेर जिला में या अलवर जिला में अधिकतम कितना खर्च कर सकता है, वो उस डॉक्यूमेंट में रहता है। लेकिन वो भी उनको कब मिलता है पता नहीं, वेबसाइट पे तो 2-2, 3-3 साल लेट आता है। हो सकता है उनको टाइम पे भेज देते हो
या वित्तीय वर्ष के शुरुआत में, मतलब अप्रैल में वित्त वर्ष शुरू होता है तो हो सकता है उनको मई तक मिल जाता हो, लेकिन वेबसाइट पे तो काफी लेट से आता है। तो इस प्रकार कुल मिला के ये ऊपर से नीचे वाली बात है, न कि नीचे से ऊपर वाली। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निसार जी। अभी मानसी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। मानसी, आप कुछ कहना चाहते हैं सवाल? हाँ जी, धन्यवाद। मेरे दो छोटे से सवाल हैं। एक तो ये कि ये जब बताया गया कि लगभग 10 लाख करोड़ जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर्जा लिया हुआ है, उसकी इंटरेस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट हर साल बजट में पे करना पड़ता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब भी ये कर्जा लिया गया था, क्या ये कर्जा जो बाहर से लिया जाता है, ये सरकार के रेवेन्यू का सोर्स माना जाता है? और अगर सरकार के रेवेन्यू का सोर्स माना जाता है तो क्या जिस साल में लिया जाता है सारा उसी साल के बजट में दिखता है रेवेन्यू में, या उसको ऐसे अलग अलग सालों में बांटा जाता है? तो एक मैं थोड़ा टेक्निकल सवाल ये पूछना चाहती थी। और दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल काफी कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, और खासकर कह रहे हैं जब से जीएसटी आया उसके बाद से, जैसा अभी यहाँ भी चर्चा हुई कि अब सारी कर लगाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास सारा आ गया है। और ये भी कहा जाता है कि अब केंद्र सरकार ने सेस के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी काफी वृद्धि हुई है, और ये सेस को राज्य सरकारों के साथ बांटा नहीं जाता। तो ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इसका राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति पे क्या असर पड़ा है, उनके रेवेन्यू सोर्सेस पे क्या असर पड़ा है? अगर इस पे थोड़ा सा रोशनी डाली जाए तो। धन्यवाद। जी मैं जवाब दे देता हूँ। मानसी जी, पहला है, आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, और आप कभी भी सवाल को छोटा मत कीजिएगा। और यही शायद समस्या है हम लोगों का। मैं आप माफी चाहता हूँ, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन सब साथियों को बोल रहा हूँ, सवाल जो है सवाल ही होता है, और वो सवाल करना सीखना जरूरी है, और सही सवाल सही समय पे सही स्थान पे करना, यही तो हम करते हैं, करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा सवाल कितना तगड़ा है, और ये सवाल जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए साथी लोग, आप बीआरपी का सिलेक्शन के बारे में आप लिख रहे हैं। पहला सवाल को आप तय कीजिए कि किस सवाल और किसके पास पहुंचाना जरूरी है। क्या हम इस चर्चे में बीआरपी का चयन का प्रक्रिया को हम डिस्कस करें? देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि चयन सवाल जो है, मैं आपको ये सवाल छोटा नहीं है, बीआरपी का चयन कैसे हो, या जो मानसी जी का सवाल है कि सेस फंडिंग कैसे हो रहा है, ये छोटा नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम लोग सवाल को प्रस्तुति करें पहले, और वही सवाल को तगड़ा सवाल बनाना जरूरी है, और अच्छी सवाल जो होता है ना कि वो सही जो क्वेश्चन बनाना, यही तो पहला हम लोग अटक जाते हैं। इसीलिए हम लोग सवाल अच्छे से नहीं कर पाते, हम लोग गुमराह करते हैं संस्थाएं और सरकार। तो ये हम लोग को सीखना है, और खास करके जब हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें क्यों 100 दिन का, क्या जैसे साथी लोग लिख रहे हैं, मान जी मैं आऊंगा आपके जो सवाल का जवाब देने के लिए, वो जो लिखे हैं कि 60,000 करोड़ 33% कट हो गया नरेगा का बजट, क्या पंचायतों को पैसा अवेलेबल होगा? नहीं। क्या 100 दिन से कम मिलेगा? ऐसे ही 32-35 दिन ही मिलता है रोजगार, और अभी क्या उससे भी कम मिलेगा? ये जो सवाल है ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके का हम सवाल करें, ना कि हम लोग इसको छोड़ दे कि 60,000 जो कट हुआ है उसके साथ लिंक ना करें। और जो जैसे निसार जी बता रहे थे कि आर्थिक प्रगति क्या होगा इस देश का, इस राज्य का, उससे हमारा डिपेंड करता है कि बजट कितना होना चाहिए। भाई हम लोग पैसा दे रहे हैं, ये हमारा पैसा है, हमारा हिसाब, और ये इंपॉर्टेंट कि हम लोग कैसे अपना सवाल को तगड़ा बनाए जाए और सीखें उसको। ओके, तो फिर आपका 2 सवाल था। पहला सवाल ये था कि कुछ सालों में जो सेंट्रलाइज्ड हो गया है, जो कर लगाने का जो प्रक्रिया है सेंटर के पास आ गया। मानसी जी ये सही है। आपको एक एग्जांपल जैसे बताया कि जुलाई 2017 से जीएसटी प्रक्रिया शुरू हुआ, जो गुड्स एंड सर्विसेज, द्रव्य और सेवा का कर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया, जो पहले स्टेटों के पास, राज्यों के पास था, जिसमें अभी कुछ आइटम में, जैसे निसार जी बता रहे थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कुछ आयकर आबकारी है, एक्साइज में कुछ में लगाते हैं, लेकिन वो सारे 2-3 आइटम को छोड़ के सारे का सारे जो प्रक्रिया जीएसटी के साथ जुड़ गया। और ये जीएसटी के साथ जुड़ने के ये सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द राज्य सरकार के साथ मिलके
डिसाइड करते हैं कि कौन से आइटम में कितना दर होगा, टैक्स का दर होगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा उससे निकल जाता है, लेकिन एक जो प्रक्रिया जिसको बोलता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मान लीजिए राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट में बंटवारा होना है, कुछ इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो फिर उसमें कैसे करेंगे, ये सारे जो डिस्कशन GST काउंसिल के माध्यम से होता है। लेकिन एक कहीं हद तक हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइज हो चुका है। पहले से जो डायरेक्ट टैक्सेस था, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आजकल है नहीं, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, तो ये सारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस था डायरेक्ट टैक्स वो सेंट्रलाइज हो चुका था, और GST को करते हुए वो और सेंट्रलाइज कर दिया। और उसमें क्या हुआ, राज्यों का जो कर और जो कर लगाने का जो स्पेस था वो बहुत घट गया, जिसके लिए ये स्टेटों में बहुत सारे स्ट्रेन्स और परेशानियां हुआ है और हो रहा है। राज्यों के पास कोई अपना क्षमता नहीं है कर लगाने का, जिसके लिए राज्य अपना जो प्रोग्राम, अपना जो योजनाएं बनाने के लिए उसके लिए पैसा जो है सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गया है, जिस इस अर्थव्यवस्था उस तरीके का सेंट्रलाइजिंग हो रहा है, और जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो बात है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस का हम लोग मांग कर रहे हैं। एक हद तक हम बात कर रहे हैं 73rd 74th अमेंडमेंट का, दूसरे तरीके से सारे प्रोसेस को सेंट्रलाइज करने का प्रक्रिया चल रहा है, चाहे ये इन्वेस्ट कर लगाने का प्रक्रिया, कर आमदनी करने का, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सपेंडिचर का। दूसरा जो आपका सवाल था कि जो 10 लाख करोड़ जो ब्याज का, ये 10 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज का बात कर रहा हूं, 10 लाख करोड़ लोन नहीं है, कर्जा नहीं है, सिर्फ ब्याज, कर्जे के ऊपर ब्याज दे रहे हैं। इस साल गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया 10 लाख करोड़ ब्याज जाएगा। ये कई सालों से जो डेट, जो कर्जा लिया गया था, वो डेट का भी होता है कि 5 साल के लिए डेट, 10 साल के लिए डेट, 15 साल के लिए डेट, उसका होता है टाइम पीरियड। लेकिन आज के डेट पे अगले फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 लाख करोड़ जो खर्चा करेगी सिर्फ ब्याज पे, और ये ब्याज जो है कई सालों से वो लोन लिया गया था, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम या लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर और 2014-15 ऐसा नहीं है। अभी तक जितना कर्जा गवर्नमेंट ने लिया है उसके ऊपर ब्याज जो है 10 लाख करोड़ देगा, यही आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और जो लास्ट आपका जो था कि वो जो सेस फंडिंग था, ये सही है। मैं सिर्फ एक ही आंकड़ा आपको देता हूँ। मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जो टैक्स, जो लार्जली जो सेंट्रल टैक्स जिसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसके ऊपर जो सेस लगाया गया था, जिसको हम लोग एक सुने होंगे कि GST कंपनसेशन सेस करके वो फंड बनाया गया था। जो स्टेट और राज्य सरकार उसके जो घाटा होगा GST के चलते हुए, वो सारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भरपाई करेगा, जो सेस से हुआ है। सेस मतलब सेस इज सिमिलर काइंड ऑफ टैक्स, टैक्स ही होता है, उसके ऊपर 2-3% ऊपर से, जैसे एजुकेशन सेस, हेल्थ टैक्स, आपको याद होगा इस तरह का लगाया गया है। वो सेस जो फंडिंग आता है लगभग 17% है आज के डेट पे, और ये 17% मतलब ये कंप्लीटली मतलब 100 रुपया आमदनी हो रहा है, उसके ऊपर 17 रुपया सिर्फ सेस में आता है। और ये सेस जो है पहले बंटवारा होने से पहले वो 17 रुपया अलग रखा जाता है, जिसको बोलते हैं डिविजिबल पुल। डिविजिबल पुल से 17 रुपया अलग किया जाता है। उस डिविजिबल पुल से 17 रुपया अलग हो गया, मतलब क्या है, 83 रुपीज बच गया। और 83 रुपीज का, जैसे निसार जी बता रहे थे, 41% जो 41% फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला है जिसमें बंटवारा होता है, वो 41 रुपया, उस 83 रुपया 83 रुपीज का ही 41% जाता है। 17 रुपया पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अप्रोप्रिएट कर लेता है, और ये अप्रोप्रिएट करके वो सारे, चाहे मनरेगा हो, चाहे समग्र शिक्षा हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे ये सारे जो है 60% जो दे रहा है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। और ये एकदम सही आपने पकड़ा है। और जो जहां पे सुना है कि सेस फंडिंग बढ़ रहा है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंप्लीटली अप्रोप्रिएट कर लेता है। और ये जून 2022 के बाद ये जो GST कंपनसेशन फंड वो भी स्टेटों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल बहुत धन्यवाद। कई सारे जो इस तरीके के जो सवाल आए हैं वो आज मंच नहीं है, उन साथियों से माफी। मुकेश, 1-2 मिनट में इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ। अभी जो ये लोन वाला सवाल था उसका, हाँ जी जी, तो वो नीलाचल ने स्पष्ट कर दिया कि जो वो खर्चा बता रहे थे वो खर्चा ब्याज पे खर्चा है। वही बात राज्य सरकार में भी होती है। राज्य सरकार का भी ब्याज का खर्चा हम देख सकते हैं कि ब्याज पे खर्चा कितना हो रहा है, और वो ब्याज जो है वो
सिर्फ इस साल के कर्ज पे नहीं है, पिछले साल के कर्ज पे नहीं है, वो पूरा अब तक जो कर्ज जमा हुआ है उस पे है। लेकिन उनका सवाल ये था कि वो कर्ज क्यों लिया, कैसे लिया, किस आधार पे लिया, किससे पूछ के लिया, इस टाइप का उनका सवाल था। तो कर्ज सरकार ने अपनी कुल आय देखी और कुल खर्चा देखा और उसमें जो अंतर था उसको पाटने के लिए कर्ज लिया, और वो कर्ज को चाहे केंद्र का अगर है तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, बजट पास किया तो, और राज्य का है तो राज्य की विधानसभा ने उसको अप्रूव किया बजट पास करते समय। तो वो मतलब लेजिस्लेचर के विधायिका के सहमति से वो लिया गया कर्ज है, हर साल जो ले रहे हैं। लेकिन जाहिर है वो उस पे जो जिसकी सरकार होती है वो तो बजट पास करवा ही लेता है, तो सरकार की मर्जी से लिया गया कर्ज है वो। लेकिन उस पे जो ब्याज देना होगा वो आने वाली सरकारों को भी देना होगा, ये भी बात स्पष्ट है। कभी कभी उसका मूलधन भी वापस होता है तो वो छोटा भी हो जाता है, या अगर आपका कर्ज लेने का थोड़ा गति कम कर दिया, हर साल कर्ज थोड़ा कम लेना शुरू कर दिया, तो आपके ब्याज का बोझ भी धीरे धीरे ऊपर आने वाली सरकारों पे कम होगा। लेकिन वो बना तो रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो कर्ज हर सरकार लेती है, हर साल लिया जाता है, तो रहता तो है बना हुआ। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा अस्मी, नैन्सी या शुभम आज की चर्चा और आगे का जो मंगलवार को हम आयोजित करने वाले हैं उसके बारे में सूचना भी दे दें और धन्यवाद भी ज्ञापित करें। धन्यवाद मुकेश। तो आज की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं, और जो हमारे साथ आज स्पीकर्स जुड़े थे, नीलाचल जी, निसार जी और मुकेश, आप सब तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें बजट की प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए और इसका क्या हमारे जीवन पे प्रभाव होता है उसके ऊपर भी। मैं थोड़ा जो आने वाले जो सत्र हैं, आने वाले कुछ दिनों में जो हम सत्र करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो अगला सत्र हम स्वास्थ्य और भोजन के ऊपर करेंगे, और ये होना है 7 फरवरी को। उसके बाद 9 फरवरी को हम कर रहे हैं नरेगा, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। 11 फरवरी को हम करेंगे शिक्षा और पेंशन्स के मुद्दों पर के बजट पर। 13 फरवरी को कृषि और एनवायरनमेंट यानी कि नेचर के ऊपर होगा। और 15 तारीख, हाँ सॉरी, वातावरण, हाँ धन्यवाद। तो और 15 तारीख को हम जेंडर और दलित और आदिवासी के बजट के ऊपर बात करेंगे, और अंत में 17 तारीख को हम बात करेंगे बजट में सहभागिता, पार्टिसिपेटरी बजटिंग, और आगे मतलब बजट के बाद की क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये अभी 10 दिन हमारे ऐसे कुछ सत्र चलते रहेंगे। आप सभी को हम पहले ही बता देंगे, लिंक भेज देंगे कि सत्र कौन से दिन होने वाला है, किस समय में होने वाला है और हमारे साथ कौन वक्ता होंगे। तो सभी साथियों को धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब साथी वापस मंगलवार को 5 बजे वापस जुड़ेंगे स्वास्थ्य और भोजन के अधिकार पे। इस पर बहुत कटौती हुई है भोजन के अधिकार में और समझने के लिए भी, तो आप सब जुड़े, बहुत बड़ी संख्या में आज आप साथी जुड़े। मंगलवार को वापस 5 बजे फिर मिलेंगे। सभी को बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।